अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और आज हम यहां से बात का आगाज़ करेंगे कि क्या आपको याद है कि आपने आखिरी बार जो ज़ोरदार कहकहा था वो कब लगाया था? आप भी सोच में पड़ गए होंगे। तो अगर नहीं याद तो आइए आज के इस मज़मून में इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना जो है इंतहाई ज़रूरी है, और वर्जिश करना भी बहुत अच्छा है। ग़िज़ा का इस्तेमाल अच्छा, वो भी बहुत अच्छा है। उदासी, परेशानी और मायूसी ऐसे एहसास का नाम है जो ज़िंदगी में हमें बहुत पीछे छोड़ देते हैं, और ये लम्हात हमें अंधेरे में ले जाते हैं, परेशानी में ले जाते हैं, और हम मज़ीद इज़्तिराब का शिकार हो जाते हैं, जिससे इंसान का बाहर निकलना देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ऐसी कैफियत में कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, मनफी सोच गालिब रहने लगती है, अपने आप से दूर भागने लगते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, और मुसलसल तब्दीली जो है उनके जो है वो उन्हें आम लगने लगती है। खुश रहकर भी नाखुश दिखाई देते हैं, और कई फ़र्द जो है वो खुशी करने का भी सोचने लगते हैं। इसीलिए कहते हैं कि उदासी, परेशानी और मायूसी जो है वो हमें कहीं का नहीं छोड़ती, और इंसान को अपनी सेहत की खातिर हमेशा हंसते रहना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, और ज़िंदगी में हमें ये समझना चाहिए कि कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम मायूस रह जाएं। मस्बत सोच हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, और पहले भी हम ये कहते हैं ना कि हम जब मस्बत सोचते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो यही जो है वो हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए कि खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहें। अच्छा, भी इसी तरह से जो ना अमरीका के शहर में नफ्सियात के अस्पताल के जो साबिक डायरेक्टर हैं, वो इनका ये कहना था कि इंसान जब अच्छा महसूस करता है तो वो ये लोग हैं जो एक दूसरे के करीब लाने का एहसास दिलाते हैं, यानी फैमिली बॉन्ड्स में रहते हैं। तो फिर इसी तरह से जो रिसर्चेज हैं उसमें सामने आते हैं कि किसी मर्ज़ का जो अस्पताल में इलाज करना जो है ना वो बहुत महंगा है, लेकिन हंसने के लिए पैसे खर्च नहीं होते। ये इलाज मुफ्त है, जिसके कोई जो है मुज़र असरात नहीं हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इसी बात के साथ जो है वो आज के शो का आगाज़ भी करेंगे, और हंसते हंसते कर लेते हैं। अशरफ भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद है आपने आखिरी बार कहका कब लगाया था? आखिरी बार नहीं, रोज़ कहका मार रहे हो। हम लोग तो शो में इतने कहके हम लोग तो शो में ही इतने कहके लगा लेते। अच्छा, मकसद भी यही है, क्योंकि आप ये देखेंगे बहुत सारी बातें ऐसी हो रही होती हैं कि हमारे खुद इतना इज़्तिराब का हम लोग शिकार हो जाते हैं। लाइक जब सुबह आ रहे होते हैं तो वो ट्रैफिक के जो मामलात होते हैं, फिर जो सड़कों के मामलात हैं, फिर जिस तरह की ख़बरें देखना शुरू करते हैं, तो मतलब आप यकीन करें कि, और अशरफ भाई के पास जो टोकरे में सामान होता है उसमें तो बस आप देखें कि टैक्स में इजाफा, फ़लाने में इजाफा, उसकी आखिरी तारीख, उसके दिमाग की, तो परेशानियाँ बहुत सारी होती हैं। लेकिन उसमें भी हम उसको लाइट इसीलिए करते हैं आपस में कि कोई ना कोई ऐसा मौका ज़रूर ढूंढें, कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर ढूंढें। और हंसने का मकसद या हंसाने का मकसद ये नहीं है, कहका लगाने का मकसद ये नहीं कि आप किसी का मजाक उड़ाएं, किसी की तज़हीक करें तो आप हंसेंगे, किसी को बॉडी शेम करें तो आप किसी को हंसेंगे। ऐसा नहीं है। आप हंसी मजाक करें, अच्छा मजाक करें, और खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें। कैसी बात? हाँ नहीं, ज़बरदस्त। कल से हम लोग भी हंस रहे थे। वो खबरें मैं दे रहा हूँ IMF की ना, कि IMF के बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। और तो बाकी जो ऑफिस में सारे लोग हैं वो कह रहे हैं अशरफ भाई आप हर खबर में दे रहे हैं कि कर्ज की मंजूरी हुई, तो कर्जा है। मैंने कर्जे से ही हम खुश होते हैं, अब क्या करें हम। हाँ, और इतने उससे चलाए होंगी वो हमने चीज़ें हैं कि भाई बहुत कोई बड़ी अचीवमेंट कर ली हमने। वही जैसे बिजनेस कम्युनिटी से बात हुई, वो सब सारे कह रहे हम तो बहुत खुश हैं भाई, बिल्कुल। अच्छा, कर्ज मिल गया है। अब मेन ये है कि जो हम अगर मईशत को ठीक करना है तो हमें क्या करना है कि हम कैसे कमा सकते हैं। जैसे हम एक्सपोर्ट से कमा सकते हैं, तो कहना एक्सपोर्ट सेक्टर, इन सबको आप सपोर्ट करें तो हम IMF को भी पीछे छोड़ दें। IMF के पास जाना नहीं पड़ेगा, चीज़ें हैं ऑप्शन पाकिस्तान के पास। अब एग्रीकल्चर को देखें, जैसे SIFC बना है, मतलब फ़ौज उसमें आई है, उसको सारा इनटेक करिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर को फ़रोग देना है। तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में इतनी है कि हम अगर सेक्टर वाइज देखें, माइंस एंड मिनरल देखें, एग्रीकल्चर देखें, तो मतलब बहुत अपॉर्चुनिटी है। लेकिन स्टेप अहेड कोई आगे आके नहीं करता है। जैसे कि हम लोकल अगर हम देखें तो आपके पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आपके अमीर लोग नहीं हैं, अमीर तरीन लोग हैं। टॉप 10 को अगर देख लें हम, बिजनेस कम्युनिटी को, अगर वो चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। सही, अब मेन ये है कि हम देखते हैं बाहर के इन्वेस्टर्स को, क्यों ना हम लोकल इन्वेस्टर को देखें। जैसे एक बहुत बड़ी मिसाल है, PIA की एक लिचकारी की बातें चल रही हैं, उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है आरिफ हबीब ग्रुप। आरिफ हबीब का आपने भी नाम सुना है? जी हाँ, बिल्कुल। वो भी उन इंटरेस्ट शो किया है उन्होंने, ग्रुप कंसोर्शियम के साथ जाके, ग्रुप के साथ मिलकर ख़रीदने के लिए उन्होंने पेशकश करने जा रहे हैं। बिड्स होने वाली हैं अक्टूबर में। अब ये है कि देखें ना, एक PIA इतनी बड़ी चीज़
उसको खरीदारी के लोकल इन्वेस्टर आ रहा है, तो बाहर को जाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल है, इसका मतलब तो पैसा तो है, पैसे हैं, स्कोप भी है मार्केट में, बस गवर्नमेंट की वो नज़र नहीं आ रही। और आप देखें ना, सबसे पहली बात कि पाकिस्तान की आबादी है 24 करोड़। 24 करोड़ की आबादी वाला मुल्क जो है, आप देखें हम टॉप 10 के अंदर आते हैं आबादी के लिहाज से। आप प्रोडक्शन के लिहाज से देखें, एग्रीकल्चर में तो हम टॉप 4-5 में आते हैं। कॉटन में देखें आप, गंदम में देखें आप चावल में देखें आप, शुगर में आप देखें जी। और हाँ, पाकिस्तान के फ्रूट्स पूरी दुनिया में जाते हैं। टेक्सटाइल में हमारा नाम था। मतलब ये है कि अब हम अपने नाम को ख़राब नहीं करें, हम इसको आगे बढ़ाएं। आप यकीन करें, अब चावल का लास्ट टाइम आपने जब शो किया था, याद होगा कि $3.5 अरब की हमने सिर्फ चावल की एक्सपोर्ट की है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। IT सेक्टर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान में ग्रोथ के बहुत अपॉर्चुनिटी है, और इसके लिए हम लोकल इन्वेस्टर को भी अगर फोकस करें तो पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, तो ये तो बातें चलती रहेंगी अशरफ भाई से, तो हम ज़रा और भी खबरों पर नज़र डालते हैं कि कल की क्या हैपनिंग्स रहीं और आज क्या हैपनिंग्स हैं। तो वज़ीर आला सिंध ने कराची और नूरियाबाद में सनती जोन के नए फेज़ के क़याम का ऐलान कर दिया। जैसा भी अशरफ भाई भी कह रहे हैं कि मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होंगी ताकि जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलें, इकॉनमिक सिचुएशन भी बेहतर हो और एक्सपोर्ट को भी बढ़ाया जा सके। तो वज़ीर आला सिंध ने भी इस हवाले से जो है वो साइट और नूरियाबाद इंडस्ट्रियल इस्टेट के तीसरे फेज़ के क़याम का ऐलान भी कर दिया है, और ये कहा गया है कि जो ज़मीन है वो भी मुख्तस कर दी गई है और इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर की मनसूबाबंदी और तरक्याती कामों का और तरक्की का अमल जारी है। इसके बाद हमने देखा कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से अमेरिका के कौंसल जनरल की मुलाकात हुई है, और इसमें जो अमेरिका के 2 शहर हैं कराची के साथ जो है उन्हें सिस्टर सिटी का दर्जा हासिल है। हमने ये खबर भी खैर आपको दी थी। और कराची के तरजीही मसाइल में पानी, सेवरेज, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है, जिसको बेहतर करना है। पानी की लाइनों का जो है 50 साल पुराना सिस्टम है, ये बताया मेयर कराची ने। और उन्होंने कहा कि कराची को मुस्तहकम इदारे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंध हुकूमत से वर्किंग रिलेशनशिप है और कराची के कई तरक्याती मनसूबों में हुकूमत मदद कर रही है। तो मज़ीद भी उन्होंने बहुत सारी बातें की थी जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए भी खुशखबरी है जनाब कि गोरख हिल स्टेशन दादू में ऑफ रोड बाइक रैली के इनेकाद की जो है वो तैयारियाँ की जा रही हैं, और मुल्क के जो नामवर बाइकर्स हैं 5,500 फुट बुलंदी पर जो अपनी बाइकें दौड़ाएंगे, और बड़ा ज़बरदस्त ये तो मेरे ख्याल से एक्टिविटी होने जा रही है, लेकिन येट शायद डेंजरस भी हो क्योंकि वहाँ के तो रोड्स इतने ख़तरनाक हैं। लाइक ख़तरनाक से मुराद क्योंकि वो ट्रैक ही ऐसा है जाने तक। तो ये सिंध टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और ग्रीन टूरिज़्म के इश्तराक से जो है मुनक्किद की जाएगी ये रैली, और बाइकर्स और सयाहों के लिए एक बड़ी तवज्जो का मरकज़ होगी। और उन्होंने कहा कि कराची अगले मरहले में जो है ऑफ रोड जीप रैली का इनेकाद कराची में भी होगा। नूरियाबाद से नया रास्ता भी बनाया जाएगा, और नया रास्ता बनाने से हैदराबाद के लोगों को गोरख हिल पहुँचने में आसानी होगी। टूरिज़्म के शौकीन अफराद के लिए यकीनन बहुत ही अच्छी खबर है। और उन्होंने कहा कि ये जो बाइक रैली है 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक मुनक्किद की जाएगी। तो यकीनन ज़बरदस्त मुकाबला होगा, ज़बरदस्त एक्टिविटी होगी। इसके अलावा कराची एक्सपो सेंटर में मुतबादिल तवानाई के मुतालिक नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया है शर्जील इनाम मेमन साहब की जानिब से, और चीन, कोरिया, थाईलैंड समेत 180 गैर मुल्की स्टॉल्स लगाए गए हैं, और जो है वहाँ पे सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स, एनर्जी सेवर्स और दीगर अशिया की ख़रीदारी भी की जा रही है, और ये नुमाइश 28 सितंबर तक जारी रहेगी। इसके अलावा हम मुस्तकिल बात कर रहे हैं कि कराची में जो मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगोनिया है, उसके मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो मलेरिया मच्छर के केसेस में इजाफा देखा गया है, और रवा साल के दौरान 1508 अफराद में मलेरिया की तस्दीक हुई। महकमा सेहत ने जो है ये आदाद शुमार जारी किए हैं जनवरी से सितंबर तक, जहाँ पर 1,91,554 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और कराची और समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में ये जो है वो केसेस की तादाद रिपोर्ट हो रही है। इसके अलावा सिंध तालीमी बोर्ड के तहत होने वाले गैर निसाबी और हर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई है, और ये कहा गया है कि जो अखराजात हैं उन पर फौरी तौर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है बोर्ड्स की तरफ से। और सिंध के तालीमी बोर्ड्स इम्तहानी फ़ीस के साथ हम निसाबी सरगर्मियों और स्काउट फ़ीस जो है वो बाकायदगी से लेते हैं। तो इस पर जो है मौजूदा मालियाती रुकावटों के पेश नज़र फौरी तौर पर इस पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। और आखिर में जो हमने देखा कि कराची में कल जो है सबसे बड़ा सकाफती मेला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज़ कर दिया गया, और बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इसका आगाज़ हुआ। बैनुल अक़वामी जो है वो आर्टिस्ट भी आए हुए हैं, और जी थिएटर भी मुनक़्क़िद किया गया। वाइट रैबिट और रेड रैबिट के नाम से जो है वो उन्वान से थिएटर था, और कुछ ये मनाजिर और झलकियाँ में मज़ीद भी अगर हम इसको देख सकते हैं तो ज़रा दिखाएँ कि कल क्या हैपनिंग रही है हमारे पास।
ठीक है, तो हम इसको देखेंगे भी कि हमारे पास एक्टिविटीज़ क्या क्या हुई और आज जो है वो क्या होगा, इस बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये जो सनती जोन बनाया जा रहा है, अशरफ भाई इस पर बात करेंगे कि तीसरे फेज़ के क़याम, तो पहले और दूसरे फेज़ में कहाँ तक काम हो गया है, क्या है इसका प्लान? देखें, पहले तो ये पहले और दूसरे फेज़ में ये कि जो ज़मीनें हैं उसकी अलॉटमेंट होती है, फिर जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको प्लॉट के वो दिए जाते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री लगेगी, क्या चीज़ उनको दरकार है, तो वो पहला और दूसरा फेज़ हो गया है और लोग वहाँ पे जाके काम भी कर रहे हैं। अब तीसरे फेज़ में ये होगा कि जैसे हम देखें SIFC के, जैसे मैंने पहले बताया था कि अब वो देख रहे हैं चाइनीज़ कंपनी को भी यहाँ लाने जा रहे हैं, तो वो अब जो पहले से मौजूद इंडस्ट्री है उसके साथ अगर हम देखें तो उनको स्पेस चाहिए जदीद टेक्नोलॉजी के साथ वहाँ पे जो चीज़ें हैं, तो वो अगर हम देखें तो सिंध का वो बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। सबसे पहली बात कि पानी का तो दरिया सिंध के तरफ से भी पानी की सप्लाई के लिए पूरी प्लानिंग दी है, जैसे कि पहले बताया गया था। और सूबाई वज़ीर सनत जो हैं तो उन्होंने भी वो डिटेल दी थी और कह रहे हैं कि वो बार बार तमाम सनती जोन्स को भी कह रहे हैं कि आप अपनी ग्रोथ अगर करनी है तो आप आएँ सिंध में दीगर सेक्टर में भी आके वहाँ पे देखें, छोटी बड़ी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ भी लगाएं जो आपको सपोर्ट करेंगी, लो कॉस्ट पे पड़ेंगी। तो पानी का भी और बिजली का भी इन सब की वो फराहमी के लिए वो उस पर बात कर रहे हैं, जैसे कि हम देखें कि जो इक़दाम उठा रहे हैं। और साथ ही सबसे अहम बात जो आपने कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वादे तो कर रहे हैं। अब ये देखना ये है कि सबसे पहला मसला ये है कि ये जो इंडस्ट्री जोन है सिंध के, तो उसमें ये शिकायत आई है सामने कि लोग क्या करते हैं कि वो पार्क करते हैं पैसे प्लॉट में, इंडस्ट्री प्लॉट में, और जब वो महंगा हो जाए तो बेच देते हैं। तो ये अब जो सूबाई वज़ीर हैं उन्होंने ये फार्मूला निकाला है कि अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हम उसको प्लान मरतब करें कि अगर जैसे आपने या मैंने प्लॉट लिया है तो हम वो इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए हो, वो बेचने ख़रीद बेचने के लिए, मतलब ट्रेडिंग के लिए नहीं हो। तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम देखें यहाँ पर क्या होता है कि ट्रेडिंग करने के लिए प्लॉट है। जैसे साइट की बात करें, इस वक्त कराची में साइट सबसे महंगा है, और आप देखें कि पर एकड़ उसकी अगर हम बात करें तो अगर 4,800 गज से बड़ा प्लॉट लें या 1,000 गज का लें तो करोड़ों रुपए की वो है। तो अब वो कौन इन्वेस्टमेंट 20-22 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करे फिर वो इंडस्ट्री लगाए, तो इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ें देख रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि जो प्लॉट हो जिस इंडस्ट्री के लिए हो उसी के लिए आप लेन देन नहीं कर सकते उसमें। तो ये अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं कि नया इंडस्ट्री जोन आएगा तो चाइनीज़ कंपनी अगर आएंगी इन्वेस्ट करेंगी या इंडस्ट्री लगाएंगे, उसको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, नई जगह, क्योंकि पुरानी जगह पे वो अपने हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं करेंगे ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर हम देखें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से तो उसमें ये डाला जा रहा था, तो उसमें ये भी देख रहे थे कि पाकिस्तान को बहुत फ़वाइद होंगे। और आप यकीन करें जो कह रहे हैं कि जो टेक्सटाइल की सेक्टर है और दीगर, जैसे हमें क्या चाहिए अभी, यार्न चाहिए, यार्न से मतलब धागा आपका हो गया, पॉलिस्टर यार्न चाहिए, फिर आपको चमड़े की जो मसनूआत, चाइना में अगर हम देखें जैसे हम लेदर शूज़ वगैरह ये सब पहनते हैं तो मसनूई लेदर भी बहुत वो आम हो गया है, उसकी कॉस्ट कम है। तो वो सब अगर यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी तो फ़ायदा ये होगा पाकिस्तान को कि हम यहाँ से जो लेदर की लाहौर में बड़ी इंडस्ट्री है, मैंने देखा है वहाँ पे ना, लाहौर में बड़ी फैक्ट्रीज है, बड़ा अच्छा वहाँ पे वो है। वो पूरा के ना वो सारी चीज़ें जो कर रहे हैं उसमें कि जदीद टेक्नोलॉजी चाहिए ना कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। हाँ जाहिर हो, तो पुराना उनका सिस्टम चल रहा है। जो हम कराची में देखें चमड़ा चौरंगी, आपने नाम सुना, जो कुरंगी इंडस्ट्री एरिया में, तो वो अगर जैसे हम जाते हैं तो वो पुराने तरीक़ेकार पे चल रहे हैं। अब हम बहुत आगे चले गए हैं कि वो सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, जो आपका जो चमड़ा है उसका जो सैंड ब्लास्टिंग के बाद उसको फिनिश बहुत अच्छी आती है, फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं, तो अब उसके लिए क्या है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट मौजूदा सूरत हाल में देखें तो आपको भी वो सोचता है कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो ये अगर हम ये ला रहे हैं इंडस्ट्री जोन तो बुनियादी चीज़ें हमें देखनी होगी, पानी, गैस, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो है मज़ीद खबरों पे भी बात करेंगे, डिस्कशन होगा, लेकिन पहले वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ खबरों के हवाले से और हमारे साथ नुमान गुल भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह नुमान। सबसे पहले स्टार्टिंग विद दिस के कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आगाज़ हो गया और बड़ा ज़बरदस्त और रंगा रंगीनी वहाँ पे जारी है, तो आपकी क्या राय है इस बारे में और क्या जाने का इत्तेफाक हुआ या कब प्लान कर रहे हैं? छुट्टी आने वाली है, छुट्टी में जाएंगे, क्या है इरादा? अच्छा, यकीन तौर पर मेरी तो छुट्टी 4 बजे हो जाती है, उसके बाद ही शुरू हो रहे हैं थिएटर्स, 6 बजे के बाद है। वक्त मिला तो ज़रूर शिरकत करेंगे। लास्ट टाइम तो इसकी हमने कवरेज की थी, भरपूर कवरेज की थी,
तो वहीं पर ही था, इत्तेफाक से मेरी भी ड्यूटी थी इसमें क्योंकि शाम की शिफ्ट थी, और बड़ा ज़बरदस्त रहा एक्सपीरियंस लास्ट ईयर, और इंशाल्लाह इस बार भी होगा क्योंकि इस बार वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तो पहला होने जा रहा है ना ये। ऐसे ही एक फेस्टिवल और हुआ था जिसमें कोई 30 दिन का, फेस्टिवल की बात नहीं लिटरेचर नहीं, यही था, थिएटर फेस्टिवल ही था, अच्छा, लेकिन अच्छा, वो वर्ल्ड नहीं था। सही, इस बार जो है वो पूरी दुनिया के ममालिक को कोशिश की गई है पाकिस्तान की जानिब से, और एक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आर्ट्स काउंसिल का। एक मरतबा फिर सबको हैरान करने जा रहे हैं कि वर्ल्ड लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है पाकिस्तान में, कराची में। बहुत सारे लोगों को जो है वो मदऊ भी कर लिया गया है, दुनिया के कई ममालिक से लोग आ रहे हैं। अशरफ भाई तो बड़ा आप निकल के जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में और काटी से निकल के, कि आप भी बस वहीं फंसे रहते हैं काटी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और स्टॉक एक्सचेंज में? नहीं, वैसे बुनियादी जो जाना तो चाहिए, मुझे भी बहुत शौक है क्योंकि जैसे मैं आज देख रहा था कि जो कराची का सबसे बड़ा जो आज ये जो मेला लगा है आर्ट काउंसिल में, तो बताया है कि आज 35 रोज़ा जो वर्ल्ड कल्चर जो फेस्टिवल है कराची में, आज दूसरा रोज़ है, और फेस्टिवल में 100 से ज़ायद कल्चर परफॉर्मेंस होंगी। यानी आज जो शाम को शुरू होगा तो 100 परफॉर्मेंस होंगी, 450 से ज़ायद फनकार जो है परफॉर्मेंस देंगे। और साथ ही बताया कि यहाँ पे फेस्टिवल के दूसरे रोज़ थिएटर पेश किया जाएगा, और जो थिएटर में जो मज़ा आता है ना, जो कहानी, यानी उस थिएटर में एक स्टोरी दी जा रही होती है, जैसे एक किसी के साथ कोई चीज़ हुई भी होती है तो उसको कैसे ब्रीफ करना है, और कपड़े कौन से पहने, अगर आप देखें तो पूरी ड्रामाटाइज हुआ होता है। और वो थिएटर जो है देखना, क्योंकि रियल में आप देख रहे होते हैं और जो उसके सामने जो परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं फ़नकार। फिर इसके अलावा जैसे हमने उस वक्त देखा था शुरू में जब आपने इंट्रो कर रही थी, तो उसमें देखा कि वो डांस परफॉर्मेंस भी हुई और सारा, तो हम अपनी सकाफ़त को भी दिखा रहे होते हैं। बाकी हमारे आजिज़ भाई जो हैं बहुत सीनियर रिपोर्टर, उन्होंने भी किया था, नेपाल की टीम भी आई हुई है, और नेपालियों के साथ ना कि उनकी बात हुई, बड़ा उर्दू में बात कर रहे थे, उर्दू में टूटी मतलब वो देर में, लेकिन अच्छा था ना कि उनका जेस्चर तो अच्छा था ना कि वो कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये पाकिस्तान का अगर हम देखें 35 रोज़ा ये फेस्टिवल को देखें तो एक इमेज जो है ना हमारा, बेसिकली हम इमेज पे काम नहीं करते, मगर आर्ट काउंसिल इमेज पे काम कर रहा है कि पाकिस्तान का इमेज जाएगा, कितने ममालिक के फ़नकार यहाँ आए हैं। अभी मैं यही देख रही थी कि जनाब वो भी यही कह रहे हैं अहमद शाह साहब भी, कि हमारा एक तो ये तो है कि इस दफ़ा तो आ रहे हैं 450 के करीब जो है वो मंदूबीन और लोग और आर्टिस्ट वगैरह पहुंच रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अगले साल हम और इसको बढ़ाएंगे, और उन्होंने कहा कि 20 और ममालिक को इस दफ़ा फेस्टिवल का अगले साल और हिस्सा बनाया जाएगा। तो ये तो बुनियादी कड़ी। अब ये देखें ना कि ये लोग जो दुनिया भर से आएंगे, पाकिस्तान का एक सॉफ्टवेयर इमेज लेके जाएंगे, एक अच्छी एक्टिविटी होगी, और इसमें जो है हर तरह का आप मुल्क देख रहे हैं कि छोटे ममालिक भी हैं, बड़े ममालिक भी हैं, US कनाडा से भी जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये जर्मनी से, तुर्की से, भारत से, ये तो कल्चरल फेस्टिवल है। हम पहले से ही आर्ट्स काउंसिल एक उर्दू कॉन्फ्रेंस करता हुआ आ रहा है, उसके अंदर भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती थी। अब एक उससे आगे बढ़ के गए हम, एक और कदम आगे गए कि दुनिया के कल्चर हम पाकिस्तान में कराची में दिखाएंगे, आर्ट्स काउंसिल में दिखाएंगे। तो यकीन तौर पर ये एक अच्छा पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान के हवाले से जो गलत बातें सोचते हैं या कहते हैं, जब वो इधर आएंगे देखेंगे कि भाई पाकिस्तान में ये सब भी होता है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। जब इन सड़कों से गुजरेंगे, शाहराह फैसल से ही गुजर जाए, बस और सड़कों में ना गुजर जाए, शाहराह फैसल से गुजर जाए, वो काफ़ी बेहतरीन। तो फिर सारे मसले शुरू हो जाएंगे, शाहराह फैसल ज़रा इधर उधर निकले नहीं। सिक्योरिटी पर्पस अगर जैसे है उसके लिए तो है वो सारी सिस्टम, लेकिन सबसे अहम बात जो मुझे इसकी 35 रोज़ा जब ये आई थी खबर तो मैं भी हैरान हो गया, तो मैं समझा 10 रोज़ 12 रोज़ 35 रोज़ बाहर से आने वालों को 4-5 दिन मैनेज कर लेते हैं बंदा, तो जी। लेकिन जो इंटरेस्ट अगर हम देखें तो इतना बड़ा इंटरेस्ट, और 35 रोज़ तक कोई फेस्टिवल जारी रहना बहुत बड़ी बात है, आसान बात नहीं है, और उसको कंटिन्यू करना प्लानिंग के साथ। अब देखें आर्ट काउंसिल पूरा जो प्लानिंग है, रोज़ का डे प्लान है, पहले दिन क्या, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या। बदनज़मी भी नहीं होती ना, आप ये देखें कि ऐसा नहीं है कि बहुत बेहंगम है, धक्कम हो रही है, धाड़ हो रही है, आपको पता ही नहीं है कहाँ कौन सा सेशन हो रहा है। आप कभी भी चले जाएं, मतलब आपको सब चीज़ें ऑर्गेनाइज मिलती हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। ज़रा देख लेते हैं ना कि कल के दिन क्या हुआ और क्या एक्टिविटी रही, तो आइए ज़रा देखते हैं और नज़र डालते हैं कि कल आर्ट्स काउंसिल में और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का क्या अहवाल था। डिसाइड कर लिया अशरफ भाई? यार मैंने खुद कर लिया है, छुट्टी के दिन जा रहे हैं नुमान, हाँ, और मुलाकात हो रही है फिर
वहाँ पे भी। बदनज़मी के हवाले से आप बात करें, हाँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर एक ही हॉल में सारे हो रहे हैं, वाकई एक ही वक्त में 2-2 3-3 भी हो रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वेल मैनेज्ड होते हैं। तमाम चीज़ें बता दी जाती हैं कि भाई कहाँ से निकलना है, कहाँ से जाना है। इतने लोग होने के बावजूद भी कोई ऐसी होता नहीं है कुछ। अच्छा, वो जो साबरी कवाल्स आए, उसके अलावा जो है वो साहिर अली बग्गा आए, उसके और भी आर्टिस्ट वगैरह आए, तो एक आध दफ़ा जाने का इत्तेफाक हुआ। शाह साहब ने बड़ा ज़ोर दे के बुलाया भी कि आ जाएँ, और गए भी। तो मैंने ये देखा कॉन्सर्ट्स में कैसा हो जाता है, और ओपन फॉर ऑल हो अगर तो आप फिर इतना बड़ा जो सिंगर परफॉर्म कर रहा हो तो हमारी आवाम पागल हो जाती है। लेकिन मैंने देखा कि नहीं भाई, वहाँ पे कोई आपने बच्चे भी अच्छे थे, सारे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे, आने वाली बहुत अच्छा मुशायरे में भी। तो यानी आपको एक अच्छा लगा जाके कि यार आप कहीं आए हो तो आप स्ट्रेस में नहीं चलेगा, वरना आप कहीं और कॉन्सर्ट में आप प्राइवेट चले जाएँ तो आप, मेरे जैसा बंदा तो नहीं जा सकता। बंदा नहीं जा सकता आपको। क्या लगाने का मौका दिया मैंने आपको। वैसे अगर कोई शायर भी अगर परफॉर्म कर रहा हो और अगर कोई 1-2 लोग ऐसे आ भी जाए, हुटिंग भी कर रहे हो, तो वो उन्हें ऐसा जवाब दे देते हैं कि वो खुद ही शर्मिंदा होकर खामोश हो जाते हैं, जैसे अनवर मकसूद साहब ने लास्ट ये भी तो हुस्न है ना। बिल्कुल, ये हुस्न है, और यही अदब है जो हमें आर्ट्स कॉन्सर्ट से सीखने को भी मिलता है और देखने को भी मिलता है। और ये सोशल प्रैक्टिसेस हैं कि हम जाते हैं तो अगर कोई आप पे तनकीद भी करे तो आप उसको कैसे फेस करते हैं, ये हम सीखते हैं। हम तकरीरी मुकाबलों में देखते थे ना कि जब मुबाहिसे होते थे तो कोई हमारे उस पर काउंटर करता था, तो आर्गूमेंट उसको कैसे करना, हम ये तैयारी करते थे कि यार अब मैं जाऊँगी तो मैं उसको कैसे काउंटर। तो और वही होता है, सारे लोग आपस में कुलीग्स ही होते हैं, तो वो बाद में बैठे हुए फिर जो है वो मस्ती मजाक भी चल रहा होता है। लेकिन ये सब चीज़ें उस लर्निंग का हिस्सा होती हैं जो हमने सीखा। ये तो कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह है, मुझे याद है कि शाह साहब भी आते हैं, लोग यही कहते हैं कि बहुत छोटी सी थी जब आती थी, तो वो ये यूथ पार्लियामेंट और जो डिबेट कॉन्टेस्ट और नातिया मुकाबले, उसमें उन्होंने इतना ट्रेन किया है बच्चों को कि आज वो बच्चे माशाल्लाह अपनी अपनी फील्ड में सब एक्सेल कर रहे हैं। तो ये बड़े मौके हैं जो हमारे यहाँ कम नज़र आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। इसके अलावा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब से भी अमरीका के कौंसल जनरल की मुलाकात हुई, अशरफ खान साहब, और इसमें वही मसाइल हैं जो कि जो मेयर कराची साहब ने फिर रखे। 90% बजट जो है वो तनख्वाहों और अलाउंसेस पर खर्च हो जाता है। अच्छा मेयर साहब बातें बड़ी ज़बरदस्त कर रहे हैं, इस दफ़ा मैं देख रही हूँ एहतसाब का अमल लगता है शुरू हो गया है। कहाँ? बल्दिया मेयर कराची की दुकान में। अल्लाह करे बातें ऐसी। अच्छा देखें, मुझे भी कोई एतबार नहीं, सीधी सी बात है आपकी तरह ना आवाम को है कि वाकई एहतसाब का अमल होगा, लेकिन एक होता है ना कि इंसान अपना जेस्चर भी दिखाता है कि यार मेरी नज़र उस तरफ है, तो शायद वो इस दफ़ा कुछ कर पाएँ। जैसे उन्होंने कहा कि सड़कें बनेंगी तो कॉन्ट्रैक्ट्स इसको दिए गए, हमने उस पर बहुत तनकीद की और कर भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि भाई आपके लिए इतना मुश्किल अमल नहीं है। लेकिन इससे पहले अशरफ भाई इसकी बात भी किसी ने नहीं की। अभी उन्होंने कहा कि इतना बजट तो आपकी तनख्वाह और अलाउंसेस में जा रहा है, आपके जो है वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सैनिटेशन की ज़रूरत है, कम अज़ कम बात हो रही है, तवज्जो शायद अब आ जाए। आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं देखें, मेयर कराची हैं और जैसे हम कोई भी अगर देखते हैं, कोई भी एसोसिएशन हो या कोई इदारा हो तो क्या कहता है कि वो प्लान करता है जी। अब मेयर कराची हम भी मिले थे उनसे, हमने जब पूछा कि आप बोल रहे हैं कि टैक्स लगा देंगे, आप ये कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमने कहा आपने म्यूनसिपल टैक्स की बात की, आप लगा दो, लेकिन अगला स्टेप क्या है? मैंने कहा मैं अपनी बात करूं, मैं रहता हूं अपार्टमेंट में और मेरे पास आके केएमसी वाले कचरा लेके नहीं जाते हैं। मेरा जो प्राइवेट है मैं उसको पैसे देता हूं, ठीक है, प्राइवेट सर्विसेज। पानी अगर नहीं आता है तो मैं खुद पे करता हूं, पानी आता है। आप क्या देंगे? अगर मैं आपको टैक्स दूं, इन रिटर्न में आप क्या देंगे? तो मुझे हंसते हुए देखने करें कि आप दें तो फिर नज़र आएगा। मसला ये है कि पहले हमें समझना ये है कि कराची मरदमशुमारी के हिसाब से 2 करोड़ की आबादी है, और वैसे अगर हम देखें रियल में जो तमाम माहिरीन कहते हैं कि 3 करोड़ की आबादी है, क्योंकि बहुत सारी कच्ची आबादी है कराची की जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो 3 करोड़ की आबादी वाले शहर में आप कह रहे हैं कि आप ये करेंगे, जिसमें चाइनीज़ कंपनी को भी आपने कहा है कचरा उठाओ, तुर्की को भी दे दिया है, आपका केएमसी भी है, तो आप टैक्स ले रहे हैं तो आप इसका रिटर्न तो देना। आप ये कह रहे हैं हम सब कुछ ठीक कर देंगे और ये एहतसाब करेंगे, तो पानी की लाइनें भाई किसने डालनी थी? सही 20 साल से सिंध गवर्नमेंट में आप लोग हैं, मतलब वज़ीर आला और सारी पोस्टों पे बल्दियात में। आप जब बल्दियात के वज़ीर बनते हैं तो आपका कानून चेंज हो जाता है, अब जब आपका मेयर आ गया तो कानून चेंज हो गया।
तो अब इससे पहले सबको बराबर देना चाहिए ना। अगर मैं पानी का गिलास पड़े में 4 तो बराबर पानी डालूंगा, ये थोड़ी होगा कि रमशा को मैंने फुल दे दिया और बाकी लोगों को मैंने आधा आधा गिलास दिया। सबको बराबर दें, बराबर उसका हक दें। अब कराची में जो मसले मसाइल हैं, 7 अजला हैं, 7 अजला की जाएँ, हर की अपनी स्टोरी है। हमारे कैमरामैन ले लें, हमारी टीम है, अलग अलग जगह रहती है, उनसे पूछें पानी उनको मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, गटर के ढक्कन है। लास्ट जो थे वसीम अख्तर साहब, मैंने उनको काटी में, मैंने कहा भाई अगर आप गटर का ढक्कन लगवा सकते हैं, तो मैंने कहा अगर आप गटर का ढक्कन नहीं लगवा सकते, वो तो रोना था ना उनका, इख्तियारात नहीं है। ये तो मैं अभी तो मुर्तज़ा वहाँ से भी कम काम उन्होंने किया और उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा मसला। अब अगर मैं मेयर बना हूँ तो मैं टू डू लिस्ट करूँगा हर इदारे को कैसे ठीक करना है। अब आपको पता है ये वाटर बोर्ड, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, पानी का भी और सीवरेज के भी, उसके जो चेयरमैन है। अच्छा, कहकहा लगाने का मौका दूँ? हाँ, नवान ने कहके वाली स्टोरी सुनी नहीं ना, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। तो अमेरिका के 2 शहर कराची के साथ जो है वो सिस्टर सिटी का दर्जा भी हासिल है। चाइना गिरा देगा अच्छा भाई। अच्छा, वैसे हकीकत में ना मेयर कराची वालों की तर्जुमानी कर रहे हैं, ये कहते हुए कि 500 मिलियन गैलन का पानी ज़रूरत है रोज़ाना। इसके अलावा 80-90% तनख्वाहों पर चले जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 50 साल पुराना है। ये हकीकी तौर पर ये मसाइल हैं, हमें दरपेश हैं। लेकिन मेयर कराची किसको कह रहे हैं ये बात? एग्जैक्टली, हल तो आप ही ने निकालना है। किसको कह रहे हैं? ये है ना कि हमें सूबाई हुकूमत भी हमारे पास है, सब कुछ है, लेकिन क्या चीज़ है जो हर्डल्स पेश आ रहे हैं इन तमाम कामों में? ये सवाल तो बनते हैं हमारे, पूछते हैं हम, बारहा मरतबा पूछते हैं। बोसीदा सीवरेज निज़ाम है कराची के, मुख्तलिफ सड़कें ख़राब हैं और वहाँ पर टाउन्स भी हैं, कुछ ऐसी सड़कें भी हैं जो टाउन्स के अंडर में, टाउन्स भी वहाँ पर बहुत सारे दीगर जमातों के पास हैं। अभी तो कहा है ना कि टाउन चेयरमैन को भी पैसे ट्रांसफर करवाए जाएंगे और बजट दिया जाएगा। ज़्यादा दिया है, पहले 5 लाख 12 लाख दिए, मतलब 12 लाख रुपए में देखो ना क्या कुछ। फिर भी सड़कें नहीं बन रही ना, टाउन्स दिलचस्पी ले रहे हैं। 12 लाख रुपए में कचरा नहीं उठा पाएंगे जो हमारे कौमी मिजाज है। तो मतलब बड़े मसाइल हैं वाकई, और सिस्टम सही करना है मेयर कराची और सूबाई हुकूमत सही कह रहनुमान का काम है। लेकिन वही वाली बात है कि हम सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, बता रहे हैं कि औस पैदा कर रहे हैं, लेकिन हल नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो अमेरिकन काउंसिल जनरल से उनसे खैर बार ये रिवायती मुलाकात होती है, उसमें उन्होंने ये बातें भी की, हम मसाइल को उजागर भी किया। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10 जनाब। तो हम बात करेंगे कि इस वक्त हमें एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए भी एक अच्छी खबर है। और नौमान खबर ये है कि गौरख हिल में जो है वहाँ पर बाइक रैली का इनेकाद किया जा रहा है और जो है वो बाइकर्स जाएंगे और 5,500 फुट बुलंदी पर जो है बाइकें दौड़ाएंगे। गौरख हिल का ट्रैक आप गए? गौरख हिल का नहीं, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन इत्तेफाक हुआ है, लेकिन जाना चाहता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा रेगिस्तानी इलाका सिंध, उसके अंदर एक ऐसा मुकाम जहाँ सर्दी है, जून जुलाई में भी सर्दी है और फिर दिसंबर में तो बर्फ़ पड़ती है। और सिर्फ ये बाइकर्स के लिए अच्छी खबर नहीं है, ये टूरिज़्म जो करना चाहते हैं, जो सयाहत को इंजॉय करते हैं, सयाहत करने जाते हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है कि एक नया रास्ता भी बना रहे हैं न्यूरियाबाद से, जो डायरेक्ट जाएगा दादू और फिर गोरख हिल। हैदराबाद वालों को भी गोरख हिल जाने में आसानी जाएगी, क्योंकि वो ये कि आप दादू से आगे जब जाते हैं तो आपको वो करना पड़ती है, डबल कैबिन्स जो है वो आपको चाहिए, 4 व्हील्स चाहिए आपको। आपका जाने का इत्तेफाक हुआ अशरफ भाई? जबरदस्त जहाँ मैं गई हूँ अशरफ भाई, आप बलूचिस्तान गोरख हिल को हम कहे ना, मेरी मैंने मरी बोला था उसको। आपने कहाँ बोला? ये दुनिया जानती है, आपको ना बस जाके देखा, मगर हमें नहीं अंदाजा था। फर्स्ट टाइम जब गए तो हमें नहीं पता था कि इतनी सर्दी होगी। रात को ऐसा मौसम चेंज हुआ कि हम जो नॉर्मल कपड़ों में गए थे, जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी, उसके बाद जो है ना दांत भी बज रहे थे कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अच्छा, वो चाय वाय पीने के लिए बाहर, और साथ में डर भी लग रहा था। अब तो बहुत अपडेट हो गया, मैं तो पहले गया था, और वहाँ लाइटिंग का मसला, तो ये सारा बिजली चली जाती है। अब तो गेस्ट हाउस बना दिया, अब तो बहुत अच्छा कर दिया रूम्स बना दिए। अब इससे अगर मैं जब तो खर्चा किया, लेकिन अभी सबसे बड़ा है वो ट्रैक, क्योंकि जैसे फैमिली को लेके जाएं वो जाएं तो वो थोड़ा सा है, क्योंकि वो जीप के बगैर आप आम गाड़ी पे आप नहीं जा सकते हैं। और वो
और वहाँ पे भी आपके ट्रेन ड्राइवर्स चला सकते हैं, वो जो वहाँ के मकामी जो उन पे ट्रैक्स पे चला सकते हैं, वो हर बंदा नहीं चला सकता उस पे। क्यों, कराची वाले चला सकते हैं, ट्रेन हो गए हैं। अभी भी पाकिस्तान की ऐसी आबादी भी मौजूद है, अभी भी पाकिस्तान की ऐसी आबादी मौजूद है जो इस बात पर शायद यकीन ना करे कि सिंध में भी कोई ऐसा मुकाम है जहाँ पर सर्दी पड़ती है और बर्फ़ पड़ती है वहाँ पर और ठंड होती है। हर बार को देखते हैं सब लोग। जैसे आप दिन के टाइम में जा रहे हैं तो आप नुमान एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे कि यार शाम ऐसी हो जाएगी, क्योंकि दिन में वहाँ पे वैसे ही धूप है और आपको खैर रिफ्रेशिंग हवा तो आ रही होती है। हवा में बहुत फ़र्क आपको फ़ौरन पता चल जाता है जैसे जैसे आप ट्रैक पे ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं। लेकिन यहाँ शाम असर का वक्त ख़त्म हुआ नहीं और हवा ने अपना रंग बदला नहीं। तो वाकई जो अशरफ भाई बात करें कि अगर कोई तैयारी से ना गया हो, हम लोग क्योंकि प्लान के साथ गए थे और गवर्नमेंट के साथ गए थे, उन्होंने ये गेस्ट हाउसेस जब बनाए थे तो विज़िट करवाया था सारे जर्नलिस्ट वगैरह को, तो हम सब भी उसमें गए थे। तो बड़ा उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि शाम में बहुत ठंड होगी, अपना साजो सामान शॉले वॉले लेके जाइएगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी जिस तरह हम हैं जाना चाहते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं, कपड़े लेकर जाएं, यानी आप लोगों को जैकेट वैकेट जो है वो ले जानी पड़ेगी। ऐसा मौसम हो जाता है शाम में और बहुत ही खैर खूबसूरत, कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत खूबसूरत है, जाएंगे, जाना चाहिए। अच्छा हम लोग क्या है, हमारे पास ना हम लोग एक्टिविटीज़, खैर मसला वो ये कि हमने उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया है। जैसे मरी को मरी बनाया है अशरफ भाई तो बड़ी मेहनत की है। बिल्कुल। तो आज वो एक ऐसा स्पॉट है कि आप इस्लामाबाद से निकल के 1.5-2 घंटे ड्राइव करके भी पहुंच जाते हैं। अब हमारा वो हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि हमें पता है कि कहाँ तक ड्राइव करना है, फिर रास्तों में मसले मसाइल, कच्चे के डाकुओं के अलग ही शुरू, कच्चे के डाकू फिर जो है जी हाँ तो है ना यहाँ पे तो कितने मसले हैं, फिर कच्ची सड़कों के मसले अलग हैं। नहीं वो आप वो वहाँ पे बात लगी थी, आपने कहा था ना कि ऐसे के ट्रेन लोग, तो मैंने वो जो उस वक्त कहा क्या जो आप कहका लगाने का मौका दिया, क्योंकि कराची वाले तो सीख गए हैं। आप पूछें आते हुए सब कुछ हो ऐसा ट्रैक, हम लोग तो ट्रैक हर जगह चला सकते हैं हम। अच्छा वैसे पाकिस्तान के कुछ ऐसे मकामात भी हैं जहाँ पर मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सड़क डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं भी नारान कागान गया था घूमने, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ सिर्फ घूम के बंदा सिर्फ जाए और आ जाए, हाँ। वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा उसे उधर कोई मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ रूम बनाने पड़ते हैं आपको, जो वहाँ पर अब बन गए हैं, बहुत सारे होटल्स बन गए हैं, प्राइवेटली वहाँ पर काम हो रहा है। तो अगर सरकारी सतह पर भी इस तरह हो जाए तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अशरफ भाई कहाँ जा रहे हैं इस दफ़ा छुट्टियों पर आप? छुट्टी तो मिले। अरे बस कर दें आप, पहले से आपने छुट्टियाँ जो है वो फाइल की होती हैं कि मैं इस तारीख को जाऊँगा। अशरफ भाई मैं आपको बताऊँ तो आप वहाँ जाएँ, मौला चटोक और बलूचिस्तान में चारों मच्छी, मेरा वो वाला ट्रैक नहीं मैंने पता अभी तक, नीला पानी है वहाँ। नहीं वो तो है, मगर वो है दो से वो जाके और माड़ा से आगे जाकर करता है, आप भी जानती हैं जो मैं नाम ले बता दें, तो वो अपना वो सारे वो करते हैं। तो उसमें ये है कि जाके बलूचिस्तान वगैरह इन सब का तो मतलब फैमिली के साथ, मैं फैमिली के साथ ही मूव करता हूँ, दोस्तों के साथ बहुत कम। तो फैमिली के साथ बलूचिस्तान साइड पे जाते हुए थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन इधर आप जाएं मतलब आज़ाद जम्मू कश्मीर अगर हम गए हैं वो ज़बरदस्त, जैसे नारायण कागान का बोला है और ये सारी जो जगह हैं। मगर एक ये है कि गोरा खेल का है, फैमिली को ले जाने का बहुत शौक़ है मुझे, लेकिन वो जो रास्ते का जो मसला है अब तो फिर भी बहुत बेहतर, क्योंकि दादू आता है और दादू के बाद क्रॉस होना है तो वहाँ पे सिक्योरिटी इनको करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो कर रहे हैं तो इस वक्त ये पूरा लेकर आ रही हैं, तो इसके लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ तो करेंगे, कोशिश करते हैं, हम सब मिलकर चलते हैं, हम भी तो एक फैमिली है। मौला चटूक और कहाँ यार ये वाला ट्रैक तो मैं नहीं देख पाई हूँ और हमारा ना बड़ा दफ़ा प्लान जाने, लेकिन अशरफ भाई चले हैं, यकीन जाने वहाँ पर मेरे म्यूचुअल जानने वालों में से हैं, ब्रेक में बताएं जरा प्लान। यकीन जाने वहाँ पर एक तो नीला पानी है और इतना साफ़ पानी है कि अगर आप पानी के अंदर जाकर भी अपनी वीडियो बनाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा कि आप तैर रहे हैं। अच्छा ये सारा वीडियोस के थ्रू ही जो है ना एक्सप्लोर हुआ है। जी बिल्कुल। मेरे तो इसका सहरा खैर यूट्यूब पर किसी बात का जाए ना जाए, इस चीज़ का ज़रूर जाता है कि उन्होंने बड़ा ये जो दो मुकाम है मौला चटोक और चारों मच्छी, यहाँ पर जाने में आपको ट्रैकिंग करनी पड़ती है 2-3 घंटे की पैदल, ना कोई गाड़ी कोई बाइक जा सकती है वहाँ पर। वापस गाड़ी खड़ी करके जाओ तो वो भी नहीं मिलती है, तो वो तो आपको डबल केबिन में जाना पड़ेगा जहाँ तक भी जो भी स्पॉट है वहाँ। ये चारों मच्छी और मौला चटोक, यहाँ पर आपको 4x4 आपको एक मुकाम तक लेकर जाएगी, उसके बाद आपकी ट्रैकिंग है 2 से ढाई घंटे की। अच्छा फिर आप पहुँचेंगे इस मुकाम पर। कह रहे हैं कि हमें भी जाना लेके जाएं, चलें सारे मिलकर चलते हैं, सर पे लगा के जाएं। गोप्रो है मेरे पास जावेद भाई, आप परेशान हो आपको दे दूंगी आप लगा के चले जाएं, बड़ी अच्छी शूट होती है उससे यार। वैसे अगर आपने साइट और इसको शूट करना है नेचुरल उनको तो बड़ा
खूबसूरत वो शूट करता है। तो बाइकर्स जो है वो GoPro का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं और बड़े उससे, तो इससे सारी चीज़ों से एक्सप्लोर हुआ। अब गोरख हिल भी होगा, बाइकर्स जा रहे हैं वहाँ पर, GoPro लगा कर जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, ट्रैक वगैरह बड़ा अच्छा बनता है। बहरहाल मैं तो कहती हूँ खैर इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी भी चाहिए, नज़र भी आना चाहिए, दिखाना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग ना क्रेव कर रहे थे ढूंढ, या बहुत ही होता है सवात पहुँच जाते हैं नारायण का गाना आज़ाद कश्मीर, तो यानी हमारे अपने पास भी चीज़ें कुछ हैं लेकिन बहुत अच्छी हैं। हमने तो खैर अपने साहिल को बेचारे को बर्बाद कर दिया। अभी टूरिज़्म डिपार्टमेंट वाले जो कह रहे हैं, तो आज वर्ल्ड टूरिज़्म डे भी है ना, अभी हम आगे चल के उस पर भी बात करेंगे, लेकिन हाँ वर्ल्ड टूरिज़्म डे की अगर हम बात करें तो अशरफ भाई मैं चाहूँगी कि आप उस पर ज़रूर बात करें। उसमें क्या हुआ कि जी जब खान साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने बड़ा फोकस किया कि यार हमें टूरिज़्म, क्योंकि दुनिया भर में उनका एक्सपोजर था, वो देख कर आए, और मलेशिया की मिसाल हमारे सामने, थाईलैंड हमारे सामने मिसाल मौजूद है, कि दुबई, कितनी बड़ी मिसालें ममालिक की पूरे मौजूद हैं कि टूरिज़्म के बलबूते पर आज वो कहाँ स्टैंड करें। मतलब बेसिक उनकी जो इकॉनमी है इज़ बेस्ड ऑन टूरिज़्म, बाकी सब चीज़ें साइड पर हैं। तो यही चीज़ अडॉप्ट करना चाहते हैं खान साहब भी। बाहर उनकी हुकूमत में भी हमने देखा कि बातें हुई, लेकिन इतने ज़्यादा इकदाम में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हुई भी। पाकिस्तान क्या कर सकता है, और ख़ास तौर पे मुझे ना ये जो हमारा कोस्टल बेल्ट है, जिसके अभी ये भी बात करें नोमान के, मौला चटूक, गवादर, अभी मैंने सी पैक का भी हम शायद ब्रेक में जिक्र कर रहे थे, सारी चीज़ें हमने अपना कोस्टल बेल्ट तो यूज़ ही नहीं किया है, ना फॉर एडवेंचर पर्पस, ना फॉर टूरिज़म, ना जो है ना बिज़नेस। वहीं पे मैं कहती हूँ हमेशा पाम्स लगा दें आप, तो कितने आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, फोकस नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल ही टूरिज़्म की बात करें, जब मैं फैमिली के साथ गया था तो इस्लामाबाद से नियर KPK की तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव है, उसके बाद एक डैम है छोटा सा ना, वहाँ उन्होंने स्पीड बोट पे आपको जो पैराशूट से वो स्पीड बोट से लेके जाते हैं, खानपुर डैम जो है, आप जाके देखें। अच्छा, एक्टिविटी ये है कि अगर हम पाकिस्तानी रुपीज़ में देखें तो हमें महंगा लगता है वो, लेकिन वो जो आते हैं उनको बहुत सस्ता पड़ता है। 2000 रुपये लेते हैं, वो लेके जाते हैं पूरा खानपुर डैम में। ओ भाई आप वही एक्टिविटी टर्की में करें, उसका टिकट देखें आप। वही मैं बता रहा हूँ कि वो इतनी कॉस्ट पे, और सेफ्टी के साथ लाइफ जैकेट पहनाते हैं, वो सब करते हैं। मेरी फैमिली बैठे भी थे, मैं तो नहीं बैठा क्योंकि मुझे डर लग रहा था इतने ऊपर जाके वापस नहीं आए। को बिठाया होगा कि बेटा तुम बैठो, मैं तो बैठा अब मैं नहीं बैठूंगा मैं नहीं बैठूंगा, मुझे डर लग रहा था वापस कैसे आएंगे। तो जब वापस हवा टाइमिंग वो बता रहा था कि क्योंकि इतने एक्सपर्ट हैं वो लोग कि हवा का रुख चेंज हो जाता है। तो जब वो लेके गया वापस, उसने कहा पानी में उतारा, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा, इसको ले जाओ। मुझे नहीं ले जाना, वो पानी में उतारा था। मेन ये कि जो इसी तरीके के अगर हम जाएँ, गोरख हिल लें या पूरे सिंध का लें, बलूचिस्तान में देखें हम, तो हमारे चारों सूबों में इतनी ज़बरदस्त जगहें हैं। अगर हम टूरिज़म करें, आप यकीन करें इतने डॉलर आएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है कि उनको जो है वो चीज़ें वो करनी। आपको पता है प्राइवेट तौर पे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत उनके वो वीलॉग्स आ रहे होते हैं, जो फॉरेनर्स आ रहे होते हैं। कराची में हम नहीं जो वैसे करते हैं, वो जाके कर रहे होते हैं साहिल पे, एक्सप्लोर करते हैं ना, और वो सारा मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जाके। अब मेन ये है कि हमारा इमेज भी उस पर है। अब अगर हम साहिल को ख़राब कर रहे हैं, वो अंग्रेज़ आके पूरी टीम देख रही है, वो क्या कहेगी कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा अशरफ भाई, कुछ लंकावी जाने का भी इत्तेफाक हुआ मलेशिया में ना, तो उनके पास वहाँ पे बड़े खूबसूरत साहिल हैं लंकावी में, और सारे ये साहिली पूरा वो भी वही साहिली बेल्ट है। उन्होंने उसमें जगह जगह अलग अलग तरह के रिजॉर्ट्स बनाए हुए, वो प्राइवेट दे दिए उन्होंने। तो एक रिजॉर्ट पे जाके हम भी स्टे किया, हमने देखा तो मतलब लंकावी का जब मैंने बीच देखा, आप ज़ाहिर ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार ये जो बीच है हमारा जो साहिल समंदर है वो इतना एग्रेसिव है, इतने उसमें हाई टाइड्स हैं और इतना उसका बिहेवियर चेंज है। वो जो था ना बिल्कुल ठहरा हुआ स्टेप वाटर ना, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, समंदर वाली फीलिंग नहीं थी उसमें, दरिया वाली फीलिंग थी। और समंदर की फीलिंग एक अलग ही फीलिंग होती है आपको। तो मैंने ये सोचा कि हमारे पास इससे ज़्यादा अच्छा समंदर है, इससे ज़्यादा अच्छा जो है उसका बिहेवियर है, हाई टाइड्स भी हैं, लो टाइड्स भी हैं। और उन्होंने सिर्फ उसमें क्या किया है, अच्छे रिजॉर्ट्स बनाए हुए हैं, थोड़ी ग्रीनरी कर दी है वहाँ पे, तो लोग आते हैं और जो है ना क्या कहते हैं, खाना पीना रहना सोना, आपका मतलब वहाँ पे आप स्टे करें, तो उन्होंने एक्टिविटी क्रिएट कर दी। हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है, हम तो जाते हैं भुट्टा खा के वहीं फेंक के आ जाते हैं। वो तो हमने बनाया ही नहीं है ना कुछ ऐसा। आप जाएं गवादर, क्योंकि गवादर गया हूँ मैं, तो गवादर साहिल पे जाएं, आपको यकीन नहीं आएगा कि पाकिस्तान का साहिल है, क्योंकि यहाँ की पब्लिक नहीं गई है। इतना साफ़ सुथरा, आप बैठे, बस एक सिक्योरिटी कंसर्न होता है। बनाए ना तो आप उस पर रिजॉर्ट्स बनाएं, आप चीज़ें बनाएं ताकि हम भी जाके सुकून से रह सकें। सिक्योरिटी कंसर्न हैं तो सिक्योरिटी कंसर्न ख़त्म करें, आप टूरिस्ट स्पॉट बनाएं, यही तो मकसद है। इसमें आवाम को भी शऊर देने की ज़रूरत है। डस्टबिन लगाए गए थे एक मरतबा, बड़ी बड़ी मछलियाँ, आपको याद होगा, बड़ी मछली लगा दी थी, और इसके अलावा और भी डस्टबिन लगाए गए थे, लेकिन वो डस्टबिन ही उखाड़ के ले गए। डस्टबिन ही नहीं छोड़ते हम।
तो ये सफाई वफाई के लिए तो हमें पहले रूट लेवल तक, जो हमारा ग्रास रूट लेवल है, जो आवाम है, जो आम आवाम है, उन्हें शऊर देना होगा कि भाई हमें उठना है तो अपना कचरा लेके उठना है, ये भुट्टा वहीं पर ही फेंकने के लिए नहीं है। भुट्टे की नहीं बात मैं बताऊं, मेरी फैमिली, हम लोग कराची में रहते हैं, आप यकीन करें कि मैं क्लिफ्टन नहीं जाता हूँ साइड पे बच्चों को लेकर। कराची वाले कब जाते ही नहीं बेचारे। फैमिली क्या कहती है, बच्चे कहते हैं बाबा वो तो काला काला, मतलब आप सोचें ना, सीवरेज का पानी आप कहाँ डालें समुंदर में, मछलियाँ मर रही हैं। पूरे जो मरीन डे कल मनाया गया उसमें सब बताया गया है। फिर आपका जो आपकी कितना नुकसान हो रहा है कि आपकी जो कीमती चीज़ें हैं, कुदरती समुद्री हयात है, उसको आप तबाह बर्बाद कर रहे हैं और आप गंदगी उसमें डालें। अनट्रीट वाटर जो है आप समुद्र में फेंक रहे हैं। आप मतलब पूरा आपको जो आ रहा है, आपकी जो फुजला है, 7 अंडरसी जोन्स हैं, उस सब का फुजला कहाँ जा रहा है? ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है भाई। ट्रीटमेंट प्लांट करने के बाद जो उसका फुजला है, वो उसको ट्रीट करने के बाद पानी को अगर जाना है, पानी कहीं तो जाएगा नहीं, साथ पूरे कराची से जो पानी है कहीं तो समुद्र में जा रहा है और गंदा पानी जाए जा रहा है। आप जाए ना, आपको स्मेल अलग आती है। एक तरफ आप कह रहे हैं अनट्रीटेड वाटर जो है, जो सारा इंडस्ट्रियल जोन्स का है, वो समंदर में जा रहा है, और दूसरी तरफ खबरें ये हैं कि हमें समंदर का पानी ट्रीट करना और उसको पीने के काबिल बनाना है। तो भाई को 2 पैरेलल, फिर वही होगा, एक प्लांट लग जाएगा तो कहेंगे अच्छा रूट कॉज तो ये चल नहीं सकता, तो प्लांट ताले बड़े रहेंगे, उसमें चीज़ें छोटी होती रहेंगी। हाँ, तो यही होगा। DHA में एक लगा था और तो यही होता है, उसका यही हुआ कि वो पानी को जब ट्रीट करने गए। पाकिस्तान की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है समंदर हमारे पास है, लेकिन अफसोस होता है कराची में ऐसे हालात देखकर कि इस समंदर के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ हुई। नुमान, आप तो समंदर को एक नेमत कह रहे हो, मैं तो क्योंकि जाने का इत्तेफाक भी होता है, एक्सपोजर भी है, समंदर है, सहरा है, हवा है, विंड क्या कहते हैं उसको, विंड बेल्ट है पूरा हमारे पास। दुनिया क्रेव कर रही है। अशरफ भाई, आपने शायद वो देखा होगा नूरियाबाद में कितना बड़ा आपके पास जो है वो विंड बेल्ट मौजूद है, जिसपे आप अपना जो है वो बिजली भी बना सकते हैं। कितना कुछ है लेकिन करना कुछ नहीं है। पहाड़ हैं, चारों तरह के मौसम हैं, बर्फ़ है, सब कुछ है, और क्या रहेगा। इस पर मज़ीद भी मैं बात करूँगी वर्ल्ड टूरिज़्म डे में आगे जाकर कि हम क्यों नहीं प्रमोट करते अपने मुल्क को। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे, ब्रेक लेंगे। एंड थैंक यू सो मच अशरफ खान साहब, नुमान, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वक्फे के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, हम बात करेंगे, जैसे हम ब्रेक पे जाने से पहले भी बात कर रहे थे, कि आज दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी वर्ल्ड टूरिज़्म डे मनाया जा रहा है। जब इस टूरिज़्म डे की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वाकई हमारे सामने दुनिया के ऐसे ममालिक, जैसे मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने टूरिज़्म पे फोकस किया और उनकी इकॉनमी आज 50 to 60% इज़ बेस्ड ऑन टूरिज़्म। तो हम ये क्यों अपने मुल्क में नहीं कर सकते? जैसे मैंने आपको नाम भी गिनवाया कि अगर हम मलेशिया की मिसाल उठाकर देखें, थाईलैंड की मिसाल उठाकर देखें, तो हमारे सामने है दुबई की मिसाल उठाकर देखें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस स्टार्ट में टूरिज़्म पे किया, और उस टूरिज़्म पर फोकस करने की वजह से आज वो जो है वो इंडस्ट्रीज़ भी लगा रहे हैं। आज उनकी इकॉनमी में मज़ीद बेहतरी भी आ रही है, ना सिर्फ टूरिज़्म की वजह से बल्कि बिज़नेस भी जो है वो जनरेट हो रहा है, और वो टूरिज़्म के थ्रू भी हो रहा है, वो दीगर और तरीक़ों से भी हो रहा है। तो हमारे पास पाकिस्तान में, हम कहते तो बहुत हैं कि हर तरह की दौलत से माला माल है, हर तरह की नेमत से माला माल है। चारों मौसम मौजूद हैं, सहरा भी मौजूद है, दरियाए निज़ाम भी मौजूद है, समंदर भी मौजूद है, हमारे पास हर एक्टिविटी है। बर्फीले पहाड़ भी मौजूद हैं, बर्फ़ का भी निज़ाम है, सर्दी गर्मी ख़ज़ां बहार तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या वजह है कि हम अपने टूरिज़्म को प्रमोट नहीं करते और क्यों इस तरफ हमारी सोच नहीं जाती? तो हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, और दुनिया भर में कैसे हो रहा है, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमारे पास कौन से स्पॉट्स हैं। हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि अगर कुछ घूमने फिरने का प्लान हो तो किस तरह से, कौन से मौसम में कहाँ पर जाना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जो कि टूरिज़्म एक्सपर्ट्स हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में। सबसे पहले अदनान दानिश, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और साथ साथ जो है बिलाल साहब को भी वेलकम करते हैं। बिलाल हसन, आपने भी वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों ही एक्सप्लोरर्स भी हैं, टूरिज़्म भी करते हैं, जाते भी हैं, फिरते भी हैं, घूमते भी हैं। लेकिन क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि हम जिस तरह से काम कर सकते हैं इन वसाइल के साथ जो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पर दिए हैं, नहीं हो रहा, या अब कुछ सालों में बेहतरी आई है? स्टार्टिंग विद यू अदनान जी। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगा आपका और चैनल्स का कि आपने हमें मौका दिया। देखें, पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत खूबसूरती चीज़ों से नवाजा है। चश्मे, दरिया, इतना है, इतनी खूबसूरती है कि अल्फाज में बयान नहीं हो सकता।
मैं तो पिछले 18-19 साल से पाकिस्तान घूम रहा हूँ, एक एक जगह में देख चुका हूँ, और मुझे शायद अफसोस भी होता है ये देख के कि हम इस तरह काम नहीं कर सके जिस तरह हमें काम करना चाहिए था, वरना आज हम शायद स्विट्ज़रलैंड हम क्रॉस कर चुके होते। सही बात है, जितनी खूबसूरती हमें, स्विट्ज़रलैंड की तो मिसाल देने ही भूल गए आप, देखें कितना बेस्ड है इस पर। तो कुछ जगह हमारी ऐसी हैं जिन्हें हम मिनी स्विट्ज़रलैंड कहते हैं अपने पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये वहाँ पहुँचने के लिए बहुत से दुश्वार रास्ते हैं, ऑफ रोड्स हुए हैं, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन स्टार्ट में ये करूँगा कि जितने कुदरती हुस्न अल्लाह ने नवाजा है, चश्मे, दरिया और ग्रीनरी है, और इस पर अगर हम सही से हम काम करें, इस पर हम फोकस करें, तो हम काफ़ी हद तक इसमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन पिछले 5 साल में, पिछले 5-6 सालों से मैंने ये बात नोट की है कि पर ईयर हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है। जैसे कि लास्ट ईयर में चेक किया था तो 1.3 बिलियन हमने रेवेन्यू जनरेट किया था पाकिस्तान से, नॉर्दर्न एरियाज से, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हम वो क्रॉस कर चुके हैं। अब तक अगस्त सितंबर तक की रिपोर्ट थी तो हम 2 बिलियन तक क्रॉस पहुँच चुके हैं। ये भी उन नामसाइद हालात में कि जहाँ पर एक लैंडस्लाइडिंग हो तो घंटों लोग मरी में फंस जाते हैं, घंटों लोग सवात में फंस जाते हैं, तो ये हाल है। अगर थोड़ा सा फैसिलिटेट कर दें तो कितनी बेहतरी आ जाएगी बिलाल। तो वही वाली बात है, फोकस शिफ्ट। अभी मैं अशरफ भाई भी साथ थे, तो थोड़ी देर पहले हम लोग यही बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब ने इस पर, कोई गवर्नमेंट जो है ना वो बात नहीं करती कि हमने टूरिज़्म पे फोकस करना है, डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, कल्चर एंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट, उसका बजट भी है, लेकिन लगता कहाँ है, सवाल ये बड़ा जो है सामने आ जाता है। खान साहब ने भी मुद्दा उठाया था, लेकिन फिर वही वाली बात कि जिस तरह से काम होना चाहिए था नहीं हुआ। इस गवर्नमेंट में हमें कोई फोकस नज़र नहीं आता, उससे पहले नज़र नहीं आता, तो हम क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे एक सॉफ्टवेयर इमेज बिल्ड करने के लिए? अभी हम कराची में देख रहे हैं वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल डी चल रहा है, तो उससे कितना एक सॉफ्ट इमेज, रेवेन्यू, बिजनेस सब कुछ जनरेट हो रहा है, तो व्हाई नॉट फ्रॉम टूरिज्म? मेरा ख्याल है कि कोशिश तो कर रहे हैं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अभी जैसे भाई ने कहा कि इंक्रीज़ हो रहा है, इम्प्रूवमेंट है। अच्छा, आप यकीन करें कि अभी मेरा भी जाना हुआ इत्तेफाकन, एक मीटिंग में जाना हुआ इस्लामाबाद, तो वो वहाँ से जब जल्दी फारिग हो गए तो किसी ने कहा जी शारान चले जाएं आप। अच्छा, हमने शोग्रान तो सुना था, मैंने भी फर्स्ट दफ़ा सुन, शोग्रान सुना था, शारान मैंने कहा ये पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, आप यकीन करें क्या खूबसूरत जगह थी। कितनी दूर है इस्लामाबाद से? 3-4 नथिया गली से ऊपर ही है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे पहले मरी को लोगों ने एक्सप्लोर करा, फिर लोगों ने कहा जी नथिया गली है, फिर लोग आगा नारायण गए तो किसी ने कहा जी बड़ा कुंडी चले जाएं, वो ज़्यादा अच्छी जगह बन गई है। आगे इसी तरह वो शोग्रान से फिर वो शारान भी है। हाँ। अच्छा, आप यकीन करें क्या खूबसूरती थी और क्या रिजॉर्ट था। मुझे ये डर था, मैंने कहा भाई चले तो जाएंगे, ऐसा ना हो उसके बाद फिर तकलीफ़ में रुकने का पूछना पता हो, मौसम का नहीं पता, ट्रैक का नहीं पता हो। फिर मज़ेदार बात ये, शारान गए पे वहाँ पे शारान फॉरेस्ट एक जगह है, वो बड़ी अच्छी हाइकिंग की है, ट्रेलें नीचे जाएँ तो वहाँ पे खूबसूरत किस्म की आबशार निकल आई। ओह वाह। अब वहाँ पे लोग फैमिलीज़ आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ लड़के जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। फिर और इंटरेस्टिंग फैक्टर ये कि ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो रोड ख़राब हुआ है, बड़ा रिस्की रोड है, जाना पड़ता है, मगर आप यकीन करें फॉरेनर्स वहाँ पर आए हैं। जब से फॉरेनर्स ने आना शुरू करा तो वो जो रिजॉर्ट है वहाँ पर वो फिर थोड़े बेहतर होना शुरू हो गए। पहले क्या होता था जी, लाइट नहीं है वहाँ पर, अब पूरे लाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर लग गया है, बिजली आ रही है ज़बरदस्त, AC भी चलेगा, तो फिर वहाँ पर जो है आपके गैस की हीटर्स भी रखे हुए हैं या इलेक्ट्रिक हीटर्स वहाँ रखे हुए हैं, तो इम्प्रूवमेंट है, मगर वो जो इम्प्रूवमेंट है वो प्रोसेस स्लो है। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये, जैसे आपने कहा आपको नहीं पता शारान, मुझे नहीं पता था 3 हफ्ते पहले शारान क्या है, तो फिर उसकी प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्शन भी ठीक ही नहीं है। अगर हम ये कंटिन्यूसली किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर या हम ये ऑफिशियल लेवल पे ये बताएं लोगों को जी ये नई चीज़ एक्सप्लोर करी गई है पाकिस्तान में, लोग यहाँ जाएं, तो लोग चले जाएंगे। असल में ये बेड़ा जो है ना वो बस यूट्यूबर्स ने उठाया हुआ है। जी हाँ, या बाहर से आने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने, जो बिल्कुल ऐसा ही है, यूट्यूबर्स हैं उन्होंने उठाया हुआ है। कल्चरल जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वो इस हवाले से काम नहीं कर रही, क्योंकि देखिए दुनिया भर में क्या होता है बिलाल या अदनान, कि जब आपका कोई स्पॉट होता है तो वो सबसे पहले आपकी गवर्नमेंट उसको प्रोजेक्ट करना शुरू करती है अपनी वेबसाइट्स पे, अपने प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, चीज़ें करवाते हैं ताकि आपको पता चले कि मुझे यहाँ पहुँचना है। प्री बुकिंग्स आ गई, प्री इवेंट्स जो है ना वो लॉन्च हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हमने कब देखा जी ऐसा कुछ हो गया? हमारे साहिल समंदर पे आप आतिशबाजी हो जाए तो बैन लग जाता है,
बिल्कुल ऐसा ही हमारे है। यहाँ तो ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कि हम तो उस तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर बिल्कुल ऐसा ही रहे, है। या कोई प्राइवेट लेबल कर ले तो वो इतना पैसा बटोरता है कि वो आवाम कहती है यार इतने टिकट लगा के जाएंगे, छोड़ो। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही ऐसे ही है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ कि झील सैफ मुल्क नाम सुना होगा आपने ना? बिल्कुल। उससे तकरीबन 5 घंटे के आगे 4 घंटे के आगे हाइकिंग है, जिसमें हम खच्चर पे जाते हैं या हम जो है वॉक भी कर सकते हैं। वॉक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज से 2014 में मैं वहाँ गया था। अच्छा। सैफ मुल्क से हमने फिर खच्चर किए थे, वहाँ से करके हम वहाँ गए थे। वहाँ पे आती है आंसू झील। ओह यस, हाँ। तो बहुत खूबसूरत आंसू बना हुआ है, बहुत खूबसूरत, और चारों तो ग्लेशियर हैं। अच्छा, मज़े बात कि हम वहाँ से तकरीबन निकले थे 25-26 बंदे, और हम वहाँ पहुँचे थे सिर्फ 4 बंदे, बाकी सारे वापसी आ गए थे। इतना मुश्किल दुश्वार रास्ता था। हमारे साथ एक चाइनीज़ भी थे, फॉरेनर भी थे वहाँ पर। तो वहाँ जाने के बाद हमने आज उस बात को 10 साल हो गए, पता मैंने है। आज तक उस झील को वेबसाइट पे नहीं देखा, ना कहीं भी देखा। नहीं, यही बात है। अच्छा, ये प्यारी जो आप झील है। बात कर रहे हो ना ये यूट्यूबर, ये मैंने युखानो के व्लॉग में देखा है। अच्छा। युखानो ने वो भी अभी थोड़े अर्से पहले का, आप तो पुरानी बात बता रहे हैं, थोड़े अर्से पहले युखानो को आप लोग शायद जानते होंगे, वो भी इस तरह से जो है वो डॉक्यूमेंट्री मेकिंग और ये सब चीज़ें करते हैं, तो बड़ा अच्छा जो है ना साउंड यूट्यूबर है। तो उसने भी, मैंने देखा कि वो खच्चर पे जा रहे थे, मैंने कहा यार ये क्या है, फिर मैंने जब सुना तो मैंने कहा अच्छा ये इस तरह से, और वो आंसू रहा, वाकई उसका कोई व्यू है, बहुत प्यारा चारों व्यू है। तरफ पहाड़ है और वो एक आंसू वाला बन रहा होता है। तो बिलाल हमारे पास इतना कुछ है, इतना कुछ है कि एक एक स्पॉट पे अगर काम कर लें। देखिए, बात यही है कि ये थोड़े से विजन की बात है। हालांकि मेरा ख्याल है कि हम सब समेत और जो जिनका ये काम भी है वो भी दुनिया घूमते हैं और वो देख कर आते होंगे। सफारी लोग करने जाते हैं दुबई, आपके पास ज़बरदस्त चीज़ें अवेलेबल हैं, अच्छा लोग कर भी रहे हैं, मगर बात वही वो प्राइवेट लेवल है, वो प्रोजेक्ट नहीं हुआ हुआ। जिसको पता है, अभी हमारी टीम है, आपको पता ही है कि हमारी टीम है वो अभी कराची से नथिया गली तक बाइक्स पे जा रही है। बताएं। आप सोचिए, और वो हर साल जाते हैं, और उनके फिर आगे स्कर्दू जाने के प्लान है। वेरी नाइस। और बीच में वो जो चीज़ें कैप्चर कर रहे होते हैं, वो शेयर कर रहे होते हैं, वो देख के लग रहा होता है कि जी हम तो नौकरी और काम में बिजी हैं। हाँ यार, और वो लोग तो देखें क्या एंटरटेनमेंट है कि कराची से आप बाइक पे जाएंगे स्कर्दू तक। सही बात है, और क्या। ये भी एक अलग एडवेंचर होता है। मैं भी 2021 में बाइक पे गया था कराची से केल कश्मीर तक। हम 4 लड़के मुश्किल थे, है यार। 4 बाइकें थी। 2 दिन हमें लग गए थे पहुँचने में। कराची से हम निकले, रास्ते में रुकते रुकते आराम करते हुए, फिर कश्मीर गए, मुजफ्फराबाद गए, वहाँ से नीलम गए, वहाँ से केल तक गए। केल में हम बाइक खड़ी की, वहाँ से फिर अड़ंकेल हाइकिंग रास्ता है, वहाँ पर गाड़ी भी नहीं आती। अड़ंकेल गए, वहाँ से फिर 2 दिन स्टे करे, वापसी बाइक लेके फिर हम नीचे आए मुजफ्फराबाद, फिर वहाँ से हम गए नारायण बागान। हाँ, थोड़ा सा चाहिए ये कि ये जो आपने बात सवाल पूछी ना कि जिनका काम है वो कर क्यों नहीं रहे। देखिए, आप दुबई की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बार बार वही दवा में आ रही है। हमारे जो यूट्यूबर्स जो यहाँ की अच्छे व्लॉगिंग कर रहे थे और साइट्स दिखा रहे थे, उनको दुबई ने वीज़े दे दिए गोल्डन, ताकि वो वहाँ पर आकर उनकी सराउंडिंग्स को प्रमोट करेंगे, तो ये उनके लिए फ्रूटफुल है। बिल्कुल। तो इस किस्म की स्ट्रैटेजीज तो ड्रॉ करनी पड़ेंगी अगर आप वाकई चाहते हैं कि जी आप समंदर से भी कमाएं, आप रेगिस्तान से भी कमाएं, आप माउंटेन से भी कमाएं, आप इवेंट्स करें जहाँ पे स्की कराई जा रही हो। आपके पास भी लिफ्ट चेयर है तो मलेशिया में भी लिफ्ट चेयर है, वहाँ जेंटिंग के नाम से है तो आपके बटलेटा के नाम से। भाई मालम जब्बा का आपने देखा है चेयर लिफ्ट और ट्रैक जो है कितना खूबसूरत है। जी हाँ। और किसी दुनिया के किसी, मतलब मैंने मलेशिया में भी चेयर लिफ्ट देखी और वो इस्लामाबाद वाली भी देखी, नो डिफरेंस, आपको कोई तरह फ़र्क नज़र नहीं आता। अभी आपने जिक्र किया ना, तो चागी जाने का मेरा इत्तेफाक हुआ तकरीबन 1.5-2 साल पहले। तो ये दुबई की जो मिसाल है अब, और हमारे पास और भी लोग थे ज़ाहिर उस डेलीगेशन में जो दुबई सफारी भी करके आए हुए हैं, मेरा दुबई जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ है। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो डेज़र्ट है ना आपके पास, जो दुबई के पास है, उससे 10 गुना बड़ा डेज़र्ट है और उससे 10 गुना रिच है। अगर हम यहाँ पे वो जो सफारी एक्टिविटी करवाएं और जो उनकी जो गाड़ियाँ होती हैं तो उसके लिए तो ये आइडियल चीज़ है, क्योंकि डेप्थ चाहिए ना, जी हाँ। सैंड की एक डेप्थ चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि इतना खूबसूरत है कि लेकिन आप लोग करते नहीं। अब वही वाली बात कि सिक्योरिटी का बलूचिस्तान में घुसना और चागी तक घुसना, तो मतलब वो तो बहुत ही बड़ा कंसर्न है। तो सिक्योरिटी रीजंस हमारे यहाँ हैं, हमारे यहाँ साइट्स पे जो है फिर वही वाली बात कि वहाँ पे रिजॉर्ट्स चाहिए, एक्टिविटी चाहिए, एक आधा कोई वही पर्सनल इवेंट्स होते हैं वहाँ पे जो मकामी लोगों के होते हैं, उसके अलावा नहीं। तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन फोकस ना होने की वजह से हम इतना पैसा जो है वो कमा नहीं पा रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैंने घूमने जाना, हम लोग चले जाते हैं ग्रुप बना के, बट येस स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर इस पर बिल्कुल फोकस नहीं है। और फोकस अगर हुआ भी है या कर भी रहे हैं तो वो प्रोजेक्शन नहीं है। बिल्कुल तो ऐसे। प्रोजेक्शन और प्रेजेंटेशन तो लाजमी है कि अगर कुछ चीज़ हो रही है तो पता चले लोगों को।
आप भी ग्रुप्स वगैरह के साथ जाते हैं, तो पर्सनल लेवल पर लोगों का इस मुल्क में रुझान कितना है कि लोग घूमना चाहते हैं? क्योंकि हम ये भी समझते हैं कि शायद अब लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है। एक तो बाहर जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है कि हर शख्स को 8-10 लाख रुपए तो चाहिए अगर फैमिली के साथ घूमना है, कम अज़ कम मिनिमम किसी छोटे से मुल्क में जाने के लिए भी। तो लोग ये कहते हैं कि चलो यार पाकिस्तान टूर्स पे जाते हैं और देखते हैं। तो कितना हद तक रुझान है अदनान इस चीज़ का हमारे मुल्क में? देखिए अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, तो लोगों को हर अपने घर खर्चे पूरे कर लें बड़ी बात है। हाँ, तो बनना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अपनी सेविंग करते हैं, लेकिन जो चाहते हैं घूमना ना, तो फिर अपना बजट निकाल के वो कर लेते हैं। मेरे हिसाब से कि काफ़ी कम है अभी तक ना। और मैं लोगों को मशवरा देता हूँ मैं कि आपको घूमना है ना, अगर आप बजट का ये ना देखें कि आपको घूमना अगर जाना है 3 बंदे हैं तो आपके 2 लाख 2.5 लाख रुपये लग जाएंगे। ऐसा नहीं है। पहले मैं भी ऐसे सोचता था, लेकिन जब मैं निकला तो मैंने खर्चों को कम किया, चीज़ों को मैं मैनेज किया, खाने पीने को मैं मैनेज किया, होटलिंग को मैंने बहुत ज़्यादा मैनेज किया। आज अल्लाह शुक्र है कि बहुत कम बजट में मैं ग्रुप्स को लेकर जाता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने कम बजट में, मतलब कि 25-30,000 में पर हेड मैं कराची से कश्मीर वापसी लेकर कराची आता हूँ। वापसी भी ले आते हैं आप? जी जी। उसमें हम तो भी सस्ते में लगे रहते हैं। आपकी बाइक पे आप नहीं जा सकते यार। इसमें आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप लोग चले जाते हैं। एक होता है बहुत ना टूरिज्म होता है बहुत अपर लेवल का, होता है थोड़ा ट्रैवलिंग, उसमें थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करना होता है। सही बात, गाड़ी में थोड़ा स्ट्रगल करना होता है, कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, थोड़ा सा निकलना पड़ता है। अच्छा, मज़ा भी उसी में ही आता है। या तो फिर आप लग्जरी टूर्स ले रहे हो तो आप फिर वही वाली बात है कि फिर वो एडवेंचर ख़त्म हो जाता है। वैसे मैं थोड़ी मिसाल दूँ कि अगर मुझे इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद जाना है, अगर वहाँ से अगर मैं प्राइवेट गाड़ी बुक करूँ ना अगर, तो मेरे 10,000 रुपये वो चार्ज करेंगे। वहीं एक खड़ी हुई है लोकल कोस्टर्स AC वाली, मैं उसके अगर 5 सीटें ले लूँ तो वो आई थिंक बनते हैं 3,000 रुपये। सही टाइम उतना ही लगना है। रास्ते में 1-2 पॉइंट वो रुक जाते हैं पानी वानी के लिए और चाय के लिए, टाइम उतनी लगना है 3-3.5 घंटे। सही बात तो है। कहाँ 10,000 कहाँ 3,000। इन बजट को आप कंट्रोल करेंगे तो आप, मैं साल में 11 से बड़ा टूर लेता हूँ सालाना। तो पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि यार बहुत कम पैसे हैं ये है वो, लेकिन अब मैं ग्रुप्स को भी लेके आता हूँ। असल बात ये कि आपने प्रायोरिटी क्या रखी है। मुझे तो ऐसा लगता है ज़्यादा लोग घूमते हैं, ज़्यादा आप ग्रुप में या फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होते हैं तो और ज़्यादा एंजॉय आप करते हैं। बहरहाल दुनिया भर में भी टूरिज़्म हो रहा है, हमारे मुल्क में भी हो रहा है। कंपैरिजन करें और कंक्लूड करें तो बिलाल आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से जो है वो? देखिए, हमारे यहाँ जो टूरिज़्म बिल्कुल है, मगर वो एक मैनेज वे में नहीं है। यस, यही एक डिफरेंस है। बाहर जो ना पूरा प्लान हुआ है कि टूरिज़्म के लिए जब लोग आएंगे तो जो एसोसिएटेड बिजनेसेस है वो कैसे फ़ायदा लेंगे, बेनिफिट लेंगे। हमारे यहाँ तो बस ये है कि जी जगह एक्सप्लोर हो गई है तो वहाँ रश लग गया। हाँ। अब वहाँ पर वो फैसिलिटीज़ हैं नहीं है, और दैट्स अ डिफरेंट केस। ये तो हमारे अंदर आ गया है ना, फायर फाइटिंग, और हम तो टफ लोग हो चुके हैं। हमें तो हर टफ टाइम देख लिया तो हमें लगता है ये क्या रास्ते चले जाएंगे इसमें भी। गड्ढे ही तो हम लोग शहर में भी मिलने थे तो वहाँ भी मिलने हैं, पत्थर वहाँ भी हटाते हैं, यहाँ भी हटाएंगे। तो वो हम तो थोड़ा आइडिया मतलब यूज टू होते जा रहे हैं इन चीज़ों के। मगर होना ये चाहिए कि अगर हम इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर मिलकर बैठकर इसको सिर्फ स्ट्रीमलाइन करना है। मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ेगी। ये आप लोगों को इंश्योर करा दें, सिक्योरिटी है, पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल हैं, क्लीन, नीट एंड क्लीन, रिजॉर्ट्स अवेलेबल हैं। एक हमारे उसका ठेका भी आप प्राइवेट लोगों को दे सकते हैं ना, बड़े-बड़े बिजनेस ग्रुप्स अवेलेबल हैं आपको। इट्स देयर चॉइस कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें और जिस तरीके से चाहें आगे प्रोसीड करें। जब में PC बन ही गया ना, लोग रह ही रहे हैं वहाँ पे, जाते हैं तो स्टे करते हैं। तो ये थोड़ा सा ये इसको स्ट्रेटेजाइज और प्लान कर लें। यकीन करें ज़्यादा एफर्ट नहीं है। मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग इस डिपार्टमेंट के अंदर होंगे ना, ये बाकी पूरी दुनिया घूम के आते हैं, उनको पता क्या करना है। सही बात है। सिर्फ प्रायोरिटी शायद नहीं है इतनी ज़्यादा, है प्रायोरिटी इतनी नहीं है। हाँ, है ही नहीं। मैं थोड़ा सा सेफ। आपने कब देखा है असम्बलियों में टूरिज्म पे बात हो रही हो, या हमारे जो है ना कभी किसी टूरिज्म मिनिस्टर ने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, हमने जी ऐसा कर दिया और वैसा कर दिया, कुछ नजर और नहीं आता। कल्चरल चीज़ें इतनी बिकती हैं, आप यकीन, हम भी जब जाते हैं ना कहीं पर तो इतना सामान खरीद के लेकर आते हैं जिसका टूरिज्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब वही वाली बात है ना कि ये देखें कि कितना हमारे पास जो हैंडमेड चीज़ें हैं जी, वो बाहर से आने वालों को कितनी अट्रैक्ट करती हैं। जो छोटे छोटे ट्रक्स बनाते हैं वो भाई वो अमेज़ॉन पे डॉलर्स में बिक रहे हैं।
तो हमारे यहाँ जब यहाँ पर लोग आते हैं वो जो हमारे यहाँ साहिल समंदर पे वो जो सीपियों वाली ज्वेलरी नाम बनाते लिखे हुए होते हैं और चावल के दाने पे नाम लिखा हुआ है, अंग्रेज देख के वो कहते हैं तुम लोग कर कैसे लेते हो। तो हम अगर चीज़ों को प्रमोट करें तो साइड बिजनेसेस जो हैं बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिलती है, उससे हम जनरेट कर सकते हैं रेवेन्यू। बात यही है कि हमें अपना फोकस शिफ्ट करना होगा, हमें उस तरह से सोचना होगा और बाहर के जो मॉडल्स हैं उनको अडेप्ट करना होगा, क्योंकि हमारे पास नेचुरल तमाम चीज़ें मौजूद हैं। हमें वहाँ काम नहीं करना, हमें उसके साइड वेज पे काम करना, अगर कर लें तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच बिलाल, आपने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और वो मर्दों के लिए तो बड़ा अच्छा है कि जनाब मर्द बग़ैर इजाज़त शादी कर सकता है, दूसरी तीसरी चौथी, बस यहाँ तक ठीक है, कर सकता है या नहीं, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब इस सेगमेंट में बात होगी कि क्या मर्द को शादी की इजाज़त की ज़रूरत है, एक के बाद दूसरी शादी दूसरी तीसरी शादी करने के लिए क्या इजाज़त दरकार होती है नहीं होती, क्या पैरामीटर्स हैं, दीन इस बारे में क्या कह रहा है और हमारा कानून इस बारे में क्या कह रहा है और मर्द क्या कहते हैं, ये भी हम जो है वो बात करेंगे इस बारे में। तो हमारे साथ जो हमारा पैनल है उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। लियाकत अली कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, वेलकम टू द शो लियाकत साहब। मुफ्ती अबू बकर मुजुद्दीन साहब भी हमारे साथ आज शामिल गुफ्तगू होंगे, आपकी भी आमद वक़्त का बहुत शुक्रिया। साथ साथ वकार हुसैन चीमा साहब को भी वेलकम करेंगे शो में, आप भी लॉयर हैं और मर्दों को जो है वो बताएंगे कि कानून इस बारे में क्या कहता है और किस तरह से इजाज़त दरकार है नहीं है। सबसे पहले स्टार्टिंग विद शरीयत और दीन कि अल्लाह ताला ने क्या अहकामात दिए हैं, क्योंकि चार शादी का चर्चा तो बहुत है और करना भी चाहते हैं सब और बड़ी ख्वाहिश भी होती है, लेकिन इस क्या पैरामीटर्स वज़ा किए गए हैं दीन में कि किस तरह से की जाती है, किन लोगों से की जा सकती है, क्या बताया गया इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, निकाह एक बुनियादी ज़रूरत है इंसान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत में से है। और शरीयत ने इस बात की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरगीब दी है कि बग़ैर निकाह के न रहें। जिसको ताकत हो निकाह करने की उसे चाहिए कि वो निकाह करे। अब जब निकाह, जिसे ताकत नहीं है, जो नान नफ़का और घर की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता, फिर वो निकाह नहीं करे, उसके लिए दूसरे तरीक़े रसूल ने फरमाया। अब ये पहले निकाह की बात है। अब जब पहला निकाह हो जाता है और ज़रूरत पूरी हो जाती है, दूसरे निकाह की अगर ज़रूरत नहीं रहती, फिर 2, 3, 4 तक की उसे इजाज़त दी गई है। हमारे यहाँ बाज़ जगहों पर इस तरह से मिलता है कि शायद 4 की तरगीब दी गई है। शरीयत में तरगीब नहीं है, वो इजाज़त है। तरगीब निकाह की है कि आप बग़ैर निकाह नहीं रहें, बग़ैर निकाह आपको नहीं रहना चाहिए। खुदा न खास्ता घर में वफ़ात हो गई, निकाह ख़त्म हो गया, तो बग़ैर निकाह नहीं रहना, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, उसे निकाह करना चाहिए। अब 2 या 3 या 4, अब ये इजाज़त है मर्द के लिए और फिर उस इजाज़त को अगर उसे इस्तेमाल करना है तो कुरान मजीद में उसके लिए वाज़े एक शर्त मौजूद है। वो शर्त मौजूद है, वो ये है कि आपको फिर इंसाफ के साथ बराबरी करनी होगी। अगर आप बराबरी कर सकते हैं, आपका गुमान गालिब ये है कि मैं बराबरी कर सकूँगा, दोनों के साथ इंसाफ कर सकूँगा, तो फिर आपको दूसरे की इजाज़त है। और अगर आप बराबरी नहीं कर पाएंगे, आपको लगता है कि आप ये हक़ नहीं अदा कर सकते, तो फिर आपके लिए दूसरी तीसरी चौथी जायज़ नहीं है। अब बराबरी वाला फैक्टर भी तो ये है ना कि जी समझते हैं कि खाली माल और दौलत से या जायदाद से बराबरी करवा देंगे, उसमें वक्त भी है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हम उस पर भी मज़ीद बात करेंगे। कानून इस बारे में क्या कहता है लियाकत साहब? कानून इज़ डिफरेंट फ्राम दीन यहाँ पर पाकिस्तान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कानून तो ये कहता है कि आपको अगर दूसरी मैरिज शादी करनी है तो आपको पहली बीवी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ठीक है, जो हमारे फैमिली लाज हैं उसके तहत आप सबसे पहले जो है ना अपनी बीवी से को बताएं, बीवी से इजाज़त लें। अगर बीवी आपको लिख के देती है तो आप उसकी जो है ना दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए रीज़न्स हैं। अभी मौलाना साहब ने कहा कि जी आपको 3 की इसके अलावा इजाज़त है, एक तो आपको निकाह की तरगीब है, दूसरे में इजाज़त है। अब बात यह है कि अगर एक शख्स शादी करता है और उसकी बीवी नहीं रहती है, उसको छोड़ के चली जाती है, और उसके बाद वो शख्स क्या करेगा? उसने हत्तोल इम्कान कोशिश कर ली कि वो अपनी बीवी को वापस लेके आना चाहता है, उसको रखना चाहता है, लेकिन बीवी रहने के लिए तैयार नहीं है, तो इस सूरत में एक मर्द क्या करेगा?
तो देखें, कानून तो हमारे पास यह है कि आप पहली बीवी से इजाज़त लेंगे, अगर वो आपको इजाज़त नहीं देती तो फिर आप मुसालती कमेटी के अंदर जो है ना यूनियन काउंसिल में आके एक एप्लीकेशन आप मूव करेंगे, आप उनसे कहें, उसमें रीज़न लिखेंगे आप जो है ना कि मेरी शादी इस खातून से हुई है और ये खातून मेरे पास नहीं रहना चाहती, ना मेरे जो शरई हकूक़ हैं पूरे करना चाहती है और ना ही मेरे घर में रहना चाहती, लिहाजा मुझे इजाज़त दी जाए। उस सूरत में जो है ना वो फिर जो मुसालती कमेटी है वो दोनों मियाँ बीवी को कॉल करते हैं, पहले तो कोशिश करते हैं मुसालत की। अगर वो समझते हैं कि इसको इजाज़त मिलनी चाहिए और जो गलती है वो औरत की तरफ से है और मर्द अपनी जगह सही कह रहा है, तो इजाज़त मिल भी सकती है। अगर वहाँ से नहीं हो सकती तो आप कोर्ट में, फैमिली कोर्ट के अंदर भी आके जो है वो परमिशन ले सकते हैं, लेकिन इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर इजाज़त आप नहीं लेंगे तो फिर बीवी के पास भी वही फोरम है कि वो यूनियन काउंसिल के अंदर, कोर्ट के अंदर जो है ना आके उसके खिलाफ कंप्लेन करे कि विदाउट परमिशन जो है मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी की है। तो उसके लिए सज़ाएं क्या होती हैं, चीज़ें क्या होती हैं? देखिए, उसमें पहली बात तो यह है कि ऐसी नौबत आती नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब कोई शख्स जो है उसके पास इजाज़त नहीं होती, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इजाज़त ले ले या फिर पहली बीवी को डाइवोर्स करता है। अच्छा। और अगर वो डाइवोर्स नहीं करता और अगर दूसरी बीवी शादी करने के अंदर रुकावट डालती है तो वो कहता है ठीक है फिर मैं आपको डाइवोर्स करता हूँ, फिर मैं आपको जो है नहीं रखूँगा। तो ऐसे कम जो है वाक़यात सामने आते हैं कि जिसके अंदर बीवी ने जाके शोहर के ख़िलाफ़ कंप्लेन की और शोहर ऐसा रास्ता छोड़ता ही नहीं है। पहले वो कहता है जी मैंने आपको लाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, आप नहीं है। लेकिन यहाँ मामला कुछ उलट भी है। अब ये तो हम औरत की तरफ से कह रहे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि मर्दों की तरफ से भी ऐसा होता है ज़्यादती ख़वातीन के साथ कि वो शादी कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना दूसरी शादी छुपा के कर लेते हैं, बीवी को पता नहीं होता, उसके नान नफ़के की ज़िम्मेदारी जो है ना शोहर की है। जब आप किसी औरत की साथ शादी करते हैं, आप उसको चादर चार दीवारी में रखेंगे, आप उसको इज़्ज़त रेस्पेक्ट देंगे, अपनी फैमिली में रखेंगे, फैमिली में नहीं तो आप उसको अलग रखेंगे, आप उसको बराबर वक्त देंगे, उसका नान नफ़का देंगे, उसका हर तरह का ख्याल करेंगे। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी करने के बाद जो है ना बीवी आई 2 महीने रही, उसके बाद झगड़ा किया, उसको निकाल दिया, या बीवी से कहते हैं आप पैसे लेकर आओ, या उससे तरह तरह की डिमांड करते हैं, या उससे कहते हैं आप काम करो, हमारा घर पेट पालो, हमें हमारा भी ख्याल करो जो है ना। इस तरह की चीज़ें बेशुमार हमारे पास। देखिए, मैं क्योंकि एक फैमिली लॉयर भी हूँ तो ये केसेस हमारे पास आते हैं। मेंटेनेंस का हो गया, कंजुगल राइट्स का हो गया, जहाँ हम देखते हैं कि जो है ना वो शोहर बीवी को नहीं रखता, बीवियां कोर्ट के अंदर आके केस करते हैं कि जी अदालत उसको पाबंद करे कि हमारे जो राइट्स हैं वो हमें दे। जो हाँ। इसी तरह जो है, क्योंकि मर्दों की तरफ से हम देखते हैं कम जो है वो ऐसी चीज़ें आती हैं, बीवी आके हमेशा शिकायत करती है कि मेरा शोहर जो है मुझे मेंटेनेंस नहीं देता है, बच्चों का खर्चा नहीं देता है, स्कूल की फ़ीस नहीं देता है, मुझे जो है ना वो घर से निकाला हुआ है और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम पब्लिकली देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और कोर्टों के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पर जो ना हम ये केसेस जो है ना चलाते हैं और ऐसी शिकायत आती हैं जो ना। अच्छा वकार साहब, अभी क्योंकि हमारे पास जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे भी लियाकत साहब ने भी कहा और मुफ्ती साहब ने भी कहा कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि आप दूसरी तीसरी शादी का बोझ उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। तो जी अब मोहब्बतें करना भी इतना आसान हो गया है कि शादीशुदा मर्दों को भी बहुत जल्दी मोहब्बतें हो रही हैं और बीवियों को भी मोहब्बतें हो रही हैं दूसरे मर्दों से भी, अनफॉर्चुनेटली। तो ये जो मोहब्बत की शादियाँ हो जाती हैं वो कितना प्रोलॉन्ग चलती हैं, और फिर जब आती है फाइनेंशियल, उनके जैसे भी बताया लियाकत साहब ने भी कि जब आपको उनके मेंटेनेंस देना पड़े या उनके जो है फाइनेंशियल मामला देखना पड़े तो सारी मोहब्बत फिर ख़त्म। तो किस तरह के केसेस आप देख रहे होते हैं फिर दूसरी तीसरी शादी का जो है ना वो रिज़ल्ट क्या सामने आ रहा है आजकल, और किस तरह का रुझान बढ़ता जा रहा है? अमूमी तौर पर जो मेरा प्रैक्टिस एरिया है लियाकत साहब से वो काफ़ी सिमिलर है, और होता इसमें यह है कि जितनी भी आपने जो क्वेश्चन आपने किया कि इसमें लोग शादी तो कर लेते हैं लेकिन उसको निभाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये जो मोहब्बत की और ये वाली शादियाँ होती हैं, इनका जो मैक्सिमम पीरियड है, जो इवन मेरे ऐसे भी केसेस हुए हैं जिनकी कोर्ट मैरिज मैंने करवाई है, बाद में उनका मैंने खुला का केस भी यहाँ पर आगे फाइल किया है। ये तो विद इन ईयर ज़्यादा बात नहीं करता, विद इन ईयर ही वो लोग जो है ना एकदम सेपरेशन अख्तियार करते हैं। सेकेंड ये कि इसमें जो सेकेंड मैरिज के हवाले से मेरे सीनियर भी हैं और कुलीग भी हैं लियाकत साहब, उन्होंने भी अच्छी रहनुमाई की शरीयत के पहलू से, मुफ्ती साहब ने बताया। लेकिन इसमें जो हमारा लॉ डील करता है वो मुस्लिम फैमिली लॉ है, उसका सेक्शन 6 है, वो इस बारे में बड़ा क्लियरली इस चीज़ को ट्रीट करता है कि आपने अगर सेकंड मैरिज करनी है तो उसके लिए आपको जो यूसी चेयरमैन है उसके पास आपने एक एप्लीकेशन राइटिंग में मूव करनी है, और उसमें अगर आपकी एग्जिस्टिंग कोई वाइफ है आपकी पहले ऑलरेडी है तो उसके साथ में अगर इजाज़त आपने लगाई है, उसके साथ आप राइटिंग में उसको लिखेंगे कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ, मेरी ये रीज़न है, वो उनको बुला के पूछेगा जी मोहतरमा आपने परमिशन दी है। उसके बाद उनको जो है ना वो अपने लेटर हेड के ऊपर यूसी चेयरमैन लिख के देता है हाँ आप सेकंड मैरिज कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा नहीं करता
तो वो फिर उसके ऊपर जो आपने क्वेश्चन किया है कि उस पर 1 साल की पनिशमेंट है उसके ऊपर, कि अगर बीवी कंप्लेनेंट बनती है और जाके कंप्लेन करती है इसने मेरी परमिशन के बगैर शादी की है, तो उसके ऊपर कानून में ये है कि उसको फिर 1 साल तक की परमिशन और 5,000 रुपये का जुर्माना है वो उनको पे करना पड़ता है। अच्छा, छुप छुपा के कर लें तो फिर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो चलती रहेगी। ज़रा इस बारे में भी हमारा दीन क्या कह रहा है, हम इस बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। मुफ्ती साहब, पहले तो इस चीज़ को क्लियर करें कि क्या दीन में दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी से इजाज़त तलब करनी है या नहीं करनी, या जैसे कह रहे हैं बताया जाता है राज़ीनामा, तो शरीयत का क्या हुक्म है इस बारे में कैटेगोरिकली? हमारा जो मुल्की कानून है उसका तो जिक्र कर दिया जी, मगर शरीयत में इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कि मर्द को दूसरी शादी के लिए किसी कौंसल से या पहली बीवी से इजाज़त की ज़रूरत है। ना ऐसा हुज़ूर के ज़माने में रहा, ना आज तक जितने भी इस्लामी रियासतें रहीं वहाँ ऐसा कानून अच्छा रहा। बताना रजामंदी तक, यहाँ तक भी वो मतलब फोर्स नहीं किया गया, अगर आप बता रहे तो बाय चॉइस है? बिल्कुल ऐसा ही है। जो असल चीज़ शरीयत की निगाह में है वो ये है कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जो ख़ातून का हक़ है, चाहे वो पहली बीवी की सूरत में हो, चाहे दूसरी या तीसरी की सूरत में हो, आपने मर्द की ज़िम्मेदारी है कि तमाम हुकूक पूरे करने। अगर आपने हक़ पूरा नहीं कर सकते या बाद में पता चला कि आपने हक़ पूरा नहीं किया, तो बीवियों को इजाज़त है कि वो खुला ले लें या काजी के पास चले जाएँ, अपना निकाह फस्ख़ करवा लें। ऐसा शरीयत में नहीं है कि एक शौहर ने शादी कर ली है, बच्ची घर में आ गई है किसी की, अब वो हर हाल में उसने वहीं बसना है, ऐसा नहीं है। शरीयत ने हर तरफ से हुकूक का ख्याल रखा है। अब जैसा हमारा मुआशरा है, इस मुआशरे में हमें ये देखना चाहिए कि हमें निकाह को आम करना है या निकाह पे कदगन लगानी है। अगर हम अपने इदाद शुमार देखते हैं तो 4 मिलियन से ज़्यादा ख़वातीन हमारे यहाँ बेवा मौजूद हैं जो निकाह की इंतज़ार में हैं, और ये एक शरीयत हुक्म है कि ख़ातून हो चाहे मर्द हो बग़ैर निकाह के ना रहे। और 1 करोड़ से ज़ायद ऐसी ख़वातीन जिनकी पहली शादी नहीं हुई, 35 साल की उम्र को पहुंच चुकी हैं, वो मौजूद हैं, मर्द भी हैं। तो शादियां आजकल हमने निकाह को मुश्किल बना दिया है। और इसके बदले में अगर मैं अपनी बहनों की बात करूं कि शादीशुदा बहन को अगर पता चलता है कि उसका शौहर किसी गलत काम में मुलविस है, बग़ैर किसी निकाह के ताल्लुक़ रखता है, वो कहती है घूम फिर के वापस आ जाएगा। हाँ, वो उससे इतना बुरा नहीं महसूस करती, ना इतना बड़ा मसला बनाती है। लेकिन अगर उसे शुबा भी हो जाए कि दूसरा निकाह कर लिया है तो वो उसे अपने लिए बहुत बड़ा आर समझती है। ये रस्म व रवाज भी होते हैं, माशरत भी होती है, लेकिन समझने की बात यह है कि एक इस्लामी माशरे में बुराई क्या है। क्या ज़िना से ज़्यादा बड़ी बुराई है दूसरी शादी करना? कि आप ज़िना को तो इजाज़त दे दें, बदकारी को तो इजाज़त दे दें और उस पर राज़ी हो जाएं, और उसका जो जायज़ तरीका है उसे आप कदगन लगा लें। तो हमें बहैसियत मुआशरा सारी चीज़ों को कलेक्टिवली सोच कर अपने मुआशरे के कवानीन बनाने चाहिए, और शरीयत ने इस चीज़ का लिहाज रखा है। इसीलिए शरीयत ने मर्द को कहा क्योंकि निकाह उसने करना है, ज़िम्मेदारियाँ उसने अदा करनी है, अपनी कैफियत को वो जानता है कि आया वो एक शादी के बाद घर में खुश है, उसको नहीं ज़रूरत कहीं और जाने की, वो मुतमईन है, तो उसे नहीं करनी चाहिए दूसरी शादी, अपने घर को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसा मर्द है कि अगर वो दूसरी शादी नहीं करेगा, बदकारी में चला जाएगा और मुआशरा और मुल्की कानून उस पर पाबंदी लगा देंगे और बदकारी की तरफ उसे भेज देंगे, तो ये भी कोई अच्छा तरीक़ा नहीं है। तो एक हर तरह के लोग होते हैं मुआशरे में, हर तरह के लोगों के लिए ऐसे क़वानीन होने चाहिए कि कहाँ एक मसले को आप हल करते करते कहीं दूसरा मसला न खड़ा कर दें। अब यहाँ ख़वातीन शादियों के इंतज़ार में हैं, आप निकाह को मुश्किल बना देंगे। शरीयत का ये उसूल है कि निकाह सादा और आसान होना चाहिए। ये बात ये तो हमें बल्कि एक पूरा टॉपिक है कि निकाह सादा और आसान हो, ये तो इस पर पूरी एक बहस, और हमारे यहाँ जो प्रैक्टिस हैं उसके ऊपर तो इसको आप नोट डाउन भी करें फ़ाद, हम इस पर किसी ने शो भी करेंगे। लेकिन एक और चीज़ ये भी है मुफ्ती साहब, उसको मैं लोग तरफ भी बढ़ूँगी कि हम ना बेवाओं को, या जो है आपने कहा कि एजड ख़वातीन जो 35 से 40 साल के फिगर्स के बीच में हैं, उनसे शादी करना तो कोई पसंद ही नहीं कर रहा। दूसरी शादी भी कर रहे हैं तो 20-22 साल 25 साल की लड़की ढूंढ रहे हैं, और उनको भी जो है वो कंवारी लड़कियां चाहिए। तो हम जो निकाह का कॉन्सेप्ट है दीन के अंदर, उसको छोड़कर मर्द हजरात भी जो है ना वो ऑप्शंस तलाश कर रहे होते हैं।
तो ये भी एक मसला है जिसके ऊपर हमें बात करने की ज़रूरत है, जैसे आपने थोड़ा उजागर भी किया, लेकिन रुझान ये है नहीं हमारे यहाँ कि किसी की मदद करने के लिए, किसी का हाथ थामने के लिए जो है दूसरी शादी की जाए। तो ख़वातीन भी शायद किसी एक पॉइंट पर आके इजाज़त दे दें। तो हम इससे मज़ीद भी बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। मुफ्ती साहब सवाल लेके हम बढ़ते को, तो बेवाओं को तो हम देख ही नहीं रहे, मिस्किनों को तो देख ही नहीं रहे, किसी का हाथ थामने, किसी के बच्चों की परवरिश करने के लिए, उनका नान नफ़का उठाने के लिए तो हम दूसरी शादियों पे फोकस कर ही नहीं रहे, फोकस कुछ और ही है। तो इसलिए दीन ने इजाज़त दी थी कि चले एक सोशल सिस्टम कायम होगा, लेकिन वहाँ वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है अभी। देखिए, जो शरीयत ने इजाज़त दी है वो यकीनन किसी ज़रूरत को मद्देनज़र रख के दी है। अब माशरे में भी कोई भी बच्ची हो, वो खामखाही तो किसी बड़े उम्र से और दूसरी शादी के लिए राज़ी नहीं होगी। अगर माशरे में आपके यहाँ रिश्तों की कमी हो जाएगी तभी ख़वातीन मजबूर होंगी शादी के लिए। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली माशरे में, और ये बात अगर आप देखते हैं कि किसी ख़ातून को हमारे माशरे में ये बात की जानी चाहिए कि ऐसी बेवाएँ ख़वातीन मौजूद हैं, तो मर्दों को तरग़ीब देनी चाहिए कि वो निकाह करें। बल्कि ये ऐसे मर्दों को भी तरग़ीब देनी चाहिए जिनकी पहली शादी है। उन्हें भी चाहिए कि अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली शादी है वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से, तो इस मामले में ज़ाहिर सी बात है हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है और शरीयत से इस मामले में तालीमात हासिल करने की ज़रूरत है ताकि हमारा माशरा सही नहज पे आगे बढ़ सके। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो बात अभी मुफ्ती साहब भी करें लियाकत साहब, अभी एक और क्या सोशली हमारे यहाँ क्या चीज़ें हो गई हैं कि जैसे पहले तो था ना कि क्या वजह है कि बड़ी उम्र की या छोटी उम्र की लड़की की शादी आप बड़े उम्र से होना एक बड़ा होता है कि नहीं करवाएंगे। अभी क्या है कि लड़कियों को भी कोई मसला नहीं है, वो कहती हैं भाई पैसा है, जायदाद है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कोई मसला नहीं, पहली बीवी है, 10 बच्चे भी, मुझे कोई मसला नहीं, मेरी शादी करा दो। और फिर वही मोहब्बत वाला फैक्टर भी आ रहा है या रुझान वाला फैक्टर भी आ रहा है, या नहीं भी है तो फैमिली भी देख रही है कि करा दो। तो अब बहुत डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। तो आप लोग किस तरह इस तरह की चीज़ें देखते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, देखिए अगर आप दूसरी शादी करते हैं या तीसरी शादी करते हैं, सवाब की नीयत से अगर आप करते हैं, कोई बेवा है, अगर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उसको सहारा दे रहे हैं, तो एक अच्छी बात है। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जो दूसरी शादी हमेशा देखें पहली कामयाब होती है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने ज़िंदगी में देखा है, जो मैंने ख़वातीन की बातें सुनी, बुज़ुर्गों के साथ बैठे, माशरे को देखा। लेकिन जो दूसरी शादी जब भी आती है वो लालच की बुनियाद पे होती है। ठीक है, या तो लड़की या कोई भी औरत हो वो पैसा देख के आती है कि मैं शख्स पैसा इसके पास है, मैं इसको लूटूंगी, इसको बर्बाद करूंगी। और बिल्कुल आपने सही कहा कि 4 बच्चों का बाप भी है, अगर पैसे वाला है तो कोई भी लड़की तैयार हो जाती है। तो ये जो चीज़ें, लेकिन उसके बाद हमने उसके नताइज भी देखे हैं कि दूसरी शादी वाले जो हज़रात थे, हमने देखा कि उनके जब इख्तलाफात होते हैं तो फिर मर्डर भी हो जाते हैं, उनके केसेस भी जो है ना हमने चलाए हैं। लेकिन फैक्टर क्या होता है दूसरी शादी। अब अगर आपने दूसरी शादी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर की है या उसको उसमें नहीं लिया, अपना नॉलेज में नहीं लाया या उसकी रजामंदी नहीं है, तो वो आपकी दुश्मन बन जाती है। अगर वो बच्चों वाली औरत है तो वो आपसे अलग रहेगी। अगर आप दूसरी बीवी के साथ रहेंगे तो उससे आपका इख्तलाफ होगा, फिर उसके ख़ानदान का आपसे इख्तलाफ होगा, फिर यहाँ से झगड़े जो है ना वो पैदा होते हैं। जब झगड़े पैदा होते हैं तो फिर कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी चाहिए। बिल्कुल आप करें, सवाब की नीयत से शादी करें, लेकिन यहाँ हम ये भी देखते हैं कि मर्द भी ऐसे हैं कि जो ऐसी पैसे वाली ख़वातीन या फैमिलीज देखते हैं कि जहाँ पे वो दूसरी शादी जा करते हैं, जिनकी शक्ल सूरत अच्छी होती है, वो कोशिश करते हैं मुझे कोई ऐसा रिश्ता मिल जाए जिसके वालिदैन लड़की के जो है ना पैसे वाले हों, मुझे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए और मैं जो है ना आगे अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लूँ। ये चीज़ें देखें, जब तक जो काम आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन उसकी लालच की बुनियाद के ऊपर करेंगे तो कभी भी वो कामयाब नहीं होता। जो सवाब की नीयत से आप बिल्कुल करें जो ना। और ऐसी ख़वातीन जो समझती हैं कि उनका मर्द अगर दूसरी शादी करना चाहता है और वो उसको बेहतर तरीके से जो है उसको चला सकता है, तो मेरे ख्याल में उसको इजाज़त देने में कोई हर्ज नहीं है। और शरीयत भी इस बात की हमें इजाज़त देती है, उसके लिए कोई हमें असल में मसले यहाँ पर आते हैं, फिर जायदाद का बंटवारा होगा, बच्चों के जो हुकूक मारे जाएंगे, वक्त नहीं देंगे, तो इस वजह से जो है ना ख़वातीन डर रही होती हैं वकार साहब। और एक है हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा कि
होता भी है शायद बहुत सारे लोग। सर आप लोग किस तरह की प्रैक्टिस? मैं तो लियाकत साहब की बात से इख्तलाफ करूँगा इस चीज़ हवाले से, क्योंकि ये कहते हैं कि ये मैंने अक्सर मेरा एक्सपीरियंस, इनका एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि पहली शादी कामयाब होती है। ऐसा नहीं है। बात यह है कि आपकी हैंडलिंग के ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको हैंडल करते हैं। और ये जो अभी बात ये हो रही थी कि आज के दौर में जो है ना, वो आप ख़वातीन को कोई मसला नहीं है, छोटी उम्र के भी हों, बोलती हैं ठीक है हमें इस एजड पर्सन है, हम इसे शादी कर लेती हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये चीज़ें सारी होती हैं शुरू में, लेकिन टाइम बाय टाइम ना ये उनको भी फिर ये डिमांड्स आना शुरू हो जाती हैं, अलग से घर हो। जो यहाँ पर लिटिगेशन आती है फैमिली कोर्ट्स में, वो इसी हवाले से आती है कि इनिशियली तो वो आ जाती हैं उसमें कि भाई मैंने शादी कर ली, लेकिन बाद में उनकी डिमांड्स ये होती हैं मुझे घर अलहदा लेके दें, और मुझे यहाँ पर इधर ये बंगला भी दें, मुझे ये गाड़ी भी लेके दें, मुझे इतना महीने का ख़र्चा भी चाहिए, और बच्चों का इतना ख़र्चा चाहिए, और फ़लाँ स्कूल में पढ़ाना है। ये चीज़ें जो है ना वो हर किसी की अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी शादियां कामयाब नहीं होती, दूसरी शादियां भी कामयाब हुई हैं लोगों की। और इसमें देखा ही गया है कि कम उम्र वाली जो लड़कियां हैं, जो मोस्टली जो यूनिवर्सिटी लाइफ में अपनी शादी कर लेते हैं, तो वो उनकी भी कामयाब शादी हुई है। और हमने भी करवाई हैं प्रैक्टिस के में, ये है कि उनकी शादियां भी करवाई। उसके बाद फैमिली कोर्ट्स में उनका जो ज़्यादातर रुझान होता है कि वो बाद में वो खुला की तरफ जाते हैं लोग, वो उसकी वजूहात कुछ और होती हैं। वजूहात में जो वो मैंने अभी जिक्र किया कि वो ये वजह होती है कि बाज़ औक़ात आदमी उनको मेंटेन नहीं कर पाता उस लेवल के ऊपर जिस तरीके पर उनकी डिमांड्स होती हैं। तो ऐसा नहीं रखना कोई ये भी कहती हैं कि शोहर ने जो है ना पहले से शादीशुदा था, मुझे बताया नहीं, निकाह में उसने कुंवारा लिखवा दिया, जिसने फिर हमसे झूठ बोला, इसकी पहली बीवी थी, इसके बच्चे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, वो ये चीज़ें छुपा के जब शादियां करेंगे तो फिर डेफिनेटली इख्तलाफात तो होते हैं ना। फिर यही रीज़न होता है, अगर वो दूसरी शादी करता है तो फिर पहली बीवी कोर्ट में खड़ी होती है, वो आके शोहर कैसे मेंटेनेंस क्लेम करती है बच्चों का, उसको अदालतों के अंदर घसीटती है। तो ये सारे फसाद की जड़ बनती है। लेकिन जो काम रजामंदी से होता है, जो प्यार मोहब्बत से होता है, उस काम के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से बरकत भी होती है, उसमें इस्लाह भी होती है। जब आप छुप छुपा के करेंगे तो फिर उसका नतीजा यही होगा कि जो है ना वो दो ख़ानदानों में फिर झगड़े पैदा होते हैं। और हमने ऐसा भी देखा है कि जो है ना दो शादियों वाले जो है ना, मैंने उनको अपने घरों के बाहर भी सोते देखा है, अपने जहाँ नौकरियाँ दफ्तरों में करते हैं वहाँ भी सोते देखा है, उनको धक्के खाते देखा है जो ना। क्योंकि अगर वो पहली बीवी के पास जाता है, वो उसको मारती है, कहते तुम दूसरी के पास जाओ, वो दूसरी के पास जाता है, कहती है तुम पहली के पास जाओ, तो वो कहाँ जाएगा जो ना। तो ऐसा काम आप करें कि जो आपके लिए बेहतर हो। ठीक है, सवाब की नीयत से आप बिल्कुल करें, लेकिन उसको जो है इंसाफ की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर आप रखें। लेकिन अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को, अपने ख़ानदान को, उसको मिला करके। अभी मैं मिसाल आपको देता हूँ जो है एक केस की, जो है मेरे पास एक केस चल रहा है। एक शख्स ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने शादी की, पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली उसने, जो ना उसको बताया तक नहीं, जो ना उसके बड़े बड़े बच्चे हैं, उसने दूसरी शादी कर ली और उसके बाद क्या हुआ, उसका मर्डर हुआ। अब एलिगेशन किस पे जा रहा है? पहली बीवी पे जा रहा है कि जी वो, आप कह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें ना, ये चीज़ें हैं। देखें, जिसने अपनी ज़िंदगी को, मैं फिर एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डेवलपमेंट, वो डिप्रेशन भी तो कितना डेवलप हुआ ना। और अभी तक खानदान लड़ रहे हैं, दोनों लड़ रहे हैं। और वो जो बेचारी जिसकी बच्ची की शादी हुई है, वो अलग धक्के खा रही है कोर्टों के, जो ना वो फैमिली अलग कर, वो अपना विरासत का ही काम हिस्सा मान रही है। वो उसकी जो लड़के के भाई बहन है, वो जो है ना वो पहली बीवी पे क्लेम कर रहे हैं कि जो ये सारा काम उसकी वजह से हुआ है। ये 10 चीज़ें, 10 मसाइल होते हैं माशरे के अंदर। जो मुफ्ती साहब ने कहा था कि खुला का ऑप्शन होता है ख़वातीन के पास, अगर नहीं से या चुप छुपा के कर भी लिया। मर्दों का ये भी एक बड़ा हथियार बना लिया ना जी तलाक को, तो कि या तो पहली वाली को धमका देते हैं या दूसरी वाली को धमका देते हैं कि तुमने छोड़ा तो तलाक दे दूंगा। या फिर जो खुला लेना भी चाहती हैं तो उनको जो है या तो डिवोर्स नहीं देते या किसी ऐसी चीज़ों में फंसा कर रखते हैं कि वो अलग हो नहीं पाती हैं, या बच्चों की वजह से या किसी और वजह से। तो ये जब मसाइल होते हैं तो इनसे कैसे निपटना चाहिए, और फिर दीन क्या कहता है इस बारे में? देखिए, पहली तो मैं थोड़ी सी बात और वज़ह कर दूं कि जो उलमा हैं, जो दीन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो ये चाहते हैं कि निकाह आसान रहे, जो शरीयत का मामला है, जो ज़रूरत समझता है वो कर सके। तो अगर आप पहली बीवी इसकी इजाज़त लाजमी कर देंगे तो समझे ना ही हो गई ना। हाँ। वो किसी सूरत में हमारे माशरे में इजाज़त नहीं दे पाएगी। और उसके ऊपर भी ज़्यादती है कि वो एक तो वो कर भी रहा है और दूसरा वो साइन भी करे खुद से, तो ये एक औरत के साथ मज़ीद भी ज़्यादती है। सही। तो अब उसके बाद अगर कहीं ख़ातून को ऐसा मरहला दरपेश होता है कि उसके साथ जो उसका हक़ है वो नहीं मिल रहा। अब हमारे माशरे में एक ये भी मसला है कि उसका हक़ क्या है, ठीक, उसकी डिमांड क्या उसका हक़ है, या डिमांड उसके हक़ से बहुत ऊंची है। ये भी एक मसला हमारे माशरे का। मगर जो उसका हक़ है वो उसे नहीं मिल रहा है,
और शौहर जो है वो धमका रहा है या कुछ कर रहा है, तो शरीयत और मुआशरे को उस औरत के साथ खड़ा होना चाहिए और उसके घर वालों को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। हमारे यहाँ ये हो गया है कि क्योंकि हमारा माशरती मसला है कि तलाक़ याफ्ता खातून को एक ऐप समझा जाता है, तो वालिदैन भी उसके डर रहे होते हैं कि इसे तलाक़ ना हो जाए क्योंकि दूसरा निकाह नहीं होता, प्रॉब्लम है। लेकिन शरीयत इन चीज़ों का नहीं लिहाज करती, वो कहती है अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको पूरा हक है कि आप इस घर से अलहदा हो जाएं और आपको पूरा हक है कि आप दूसरी जगह निकाह करें। इस चीज़ को भी कितना कॉमन करने की ज़रूरत है मुफ्ती साहब कि अगर औरत का निकाह ख़त्म हो रहा है, पहला दूसरा, तो तीसरा चौथा निकाह वो भी करने की इजाज़त है, इसी तरह इजाज़त है जैसे मर्द, और कोई ऐब नहीं है, कोई ऐब नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मशवरे के लिए ख़वातीन आया करती थी तलाक़ के बाद या वफ़ात के बाद, दूसरा निकाह कहाँ करूँ, या हुज़ूर ने मशवरा दिया फलां से करवाया जाता था। तो उसका हक है। वो नाम निकल रहा है, वो सहाबिया कौन थी कि जिनके 4 या 5 निकाह हुए, उसके बाद उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाने लगा कि और उनके जो जितने भी शौहर थे ना उनकी डेथ हो जाती थी। अब मुझे नाम नहीं याद, कहीं मैंने पढ़ा है। तो वो क्या था, फिर एक ये बातें होने लगी कि इनकी जिससे भी शादी होती है ना वो उसका शौहर मर जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसका फिर निकाह करवाओ, और ये बात जो है ना ये गलत है। तो वो फिर दोबारा उनका निकाह करवाया गया। तो इसको हमने तो कितना बड़ा टाइम, मुश्किल 4-5 निकाह दीन में मिल रहे हैं और वहाँ पे तो आप औरत, मर्द के लिए तो आप इजाज़त दे रहे हो, ठीक है, वो एक पूरी बहस है, लेकिन क्या हम उतना ही औरतों को भी जो उनके हुकूक हैं वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और उनको इजाज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे। और फिर जब उनके लिए रिश्ते ढूंढने जाते हैं और फिर मर्दों को इस तरह की चॉइसेस सामने आती तो क्योंकि वो रिजेक्ट कर देते हैं, जबकि दीन इसलिए इजाज़त दे रहा है कि एक सोशल जस्टिस कायम हो सके। तो हमने वो पैरामीटर्स छोड़ दिए हैं जो हमारी शादियों के लिए बताए गए थे अल्लाह ताला की तरफ से, और किसी और ही रास्ते पर लग गए हैं। थैंक यू सो मच लियाकत अली कबूल साहब, आपने वक्त दिया, मुफ्ती अबू बकर साहब आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। वकार हुसैन साहब आप आए, आपकी आमद और वक्त का भी बहुत शुक्रिया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के पास।